बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यूरोलॉजी ऑन फिंगर टिप्स। इंशाल्लाह एक वीडियो में कोशिश करूँगा पूरी की पूरी यूरोलॉजी हम ख़त्म कर लें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है। और थैंक यू सो मच, आपने रात वाली आर्थो की वीडियो के ऊपर बड़ा प्यार दिखाया। मैं देख रहा था एनालिटिक्स कि लोगों को एक्चुअल में ही ज़रूरत है। बंदा ने चीज़ कोई कह लें कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। खुद भी मैं जो है ना सीखने सिखाने के अमल से गुजर रहा हूँ, तो यूरोलॉजी में जितना मैंने सीखा, जितना हमारे टीचर्स ने बताया, ठीक है, वो मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो में। किडनी और यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल, यूरिथ्रा एंड पीनस और टेस्टिस एंड स्क्रोटम। तो इन लास्ट टॉपिक के लिए बॉयज़ अपने टाकी शाकी मार लो, ठीक है। इसके अंदर बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी बजाय लिखने के जो है ना पहले से लिखा हुआ जो है ना वो साथ में शेयर कर दिया करें ताकि जल्दी हमारा कवर हो जाए। बिल्कुल जी, मेरी भी यही कोशिश है कि छोटी वीडियो बने, 1 घंटा या 1.5 घंटा ज़्यादा। कल वाली 2 घंटे में चली गई थी, लेकिन वो यह था आर्थो बहुत लंबी थी, ठीक है। मैंने उससे कोशिश की है जितना कम्प्लेक्स हो सके। तो मेरे पास कुछ ना 1947 वाले जो है ना वो मैंने नोट्स इसको प्रिपेयर किए हैं। ये किसी दौर में मैंने किसी को पढ़ाए थे, इसी को मैंने टाकी शाकी मारी है और इसके अंदर से देखते हैं कि जितना हमारे लिए आ जाए, ठीक है। पहले मैं यहाँ से पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ना इधर जो मोस्टली जो बुक डोगर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इधर से मैं आपको सारा दिखाऊंगा। जो जो मैंने चीज़ पढ़ाई है वो यहाँ पे उन्होंने हेडिंग की फॉर्म में लिखी हुई है, जैसे भी लिखी हुई है, ठीक है। इतना करवा दूँगा, अगर कोई पहली दफ़ा पढ़ रहा है ना तो इंशाल्लाह उसका एग्ज़ाम 70 to 80% इंशाल्लाह अगर यूरोलॉजी में से आना है ना तो वो इंशाल्लाह उसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास जो है ना कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड एनॉमलीज हैं किडनी के मुताबिक। सबसे पहले हम ना किडनी और यूरेटर को डिस्कशन करते हैं एज डोगर जो है ना बुक में। किडनी के अंदर जो जो चीज़ें आएंगी ना आपको पता होना चाहिए। एक तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ठीक है, PKD जिसको लिखती है, वो हम पढ़ेंगे। हार्स शू शेप्ड किडनी, पॉलीसिस्टिक में क्या था, किडनी के ऊपर मल्टीपल सिस्ट बनी होती हैं। हार्स शू में दोनों किडनी जो है ना राइट वाली और लेफ्ट वाली जो है ना वो आपस में मिलके जिस तरह घोड़े का खुर होता है ना नीचे से, अगर आप देखें, ठीक है। तो जो देहात में जिनके पास घोड़े हैं उन्हें तो पता होगा, तो घोड़े का खुर जो है ना वो इस तरह करके होता है। तो किडनी भी आपको ना इस तरह की नज़र आती है। फिर रिनल सिस्ट है, छोटी सी एक रीनल एजेनेसिस, बचपन में बनी ही नहीं है, ठीक है। हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, ठीक है, मतलब किडनी के अंदर सारा पानी भर गया है और वहाँ पे वो सारी किडनी जो ना वो फूल गई है, वजह क्या, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। और एंड पे रीनल ट्रोमा, कि मतलब आपके पास कोई आ गया है और उसको किडनी के ऊपर इंजरी हुई है, कोई मुक्का लगा है, ठीक है, बॉक्सिंग के दौरान, तो इसके अंदर जो है ना उसको रीनल इंजरी है। बाकी जो यूरेटर है ना, इसके लिए हमारे पास पेल्विक यूरेटर ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, यूरेटर जहाँ से शुरू हो रहा है ये पेल्वस है, यहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो देखते हैं हम। विजाइको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स, जो ब्लैडर है उससे पीछे की तरफ पेशाब जा रहा है तो इसे कहेंगे विजाइको, मतलब ब्लैडर से यूरिटर, यूरिटेरिक रिफ्लेक्स, तो पीछे की तरफ जा रहा है, क्या वजह हो सकती है। यूरिट्रोसील, मतलब यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर कोई इस तरह की सिस्ट बनी हुई है। फिर यूरिटेरिक इंजरी है, मतलब यूरेटर की, जिस तरह किडनी की इंजरी थी रीनल ट्रोमा, इसी तरह यूरिटेरिक ट्रोमा या यूरिटेरिक इंजरीज हम देखेंगे। डुप्लीकेशन, कुछ ऐसे केसेस है जिसके अंदर जो है ना यूरेटर 2 हिस्सों में जो है ना वो पैदाइशी तौर पर ही आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास होता है पोस्ट केबल यूरेटर, जिसके अंदर हमारे पास जो है ना इंफीरियर वेना केबल से जो है वो पीछे हमारे पास चला जाए, वो देखते हैं हम। फिर स्टोन के बारे में हमने बात पढ़नी है। इस बुक के अंदर 2 ही स्टोन बताएंगी, या रीनल स्टोन है या फिर हमारे पास यूरिटेरिक स्टोन है, ठीक है। एक होता है हमारे पास रेडियो ओपेक, एक होता है रेडियो ल्यूसेंट। जिसमें एल आ रहा है ना, बॉयज़ बी अवेयर, जिसमें एल आ रहा है, एल नज़र नहीं आना, ठीक है। तो जो रेडियो ल्यूसेंट है स्टोन वो आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है, नहीं नज़र आते। जो कि रेडियो ओपेक है वो एक्सरे के ऊपर या जो भी आप उसके लिए करवा रहे हो वो नज़र आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास होते हैं, यार सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, इन्फेक्शन, एब्सेस, पाइलोनेफ्राइटिस, किडनी के ऊपर सारा कहीं इन्फेक्शन। फिर ट्यूमर ऑफ किडनी हम एंड पे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको इसी सीरीज़ में डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है ना, ठीक है, इसके अंदर मतलब एक किडनी है उसके ऊपर मल्टीपल सिस्ट हैं, तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ ना मिला जुला के लिखे हैं, जब मैंने पढ़ाया था। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि सिस्ट बनने से ना, जो नॉर्मल किडनी तो ये है, जब इसके ऊपर सिस्ट यूं बनेंगी तो वो अपने नॉर्मल साइज से इनलार्ज हो जाएंगी, ठीक है। इसे हम कहेंगे, यहाँ हमारे पास इसकी एसोसिएशन होती है, एक तो आपका जो लीवर होता है उसके साथ, और जो फीमेल है अपनी अपनी ओवरीज़ के ऊपर हाथ लगाने की कोशिश करो। तो जो आपकी ओवरीज़ हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना इसका सिस्ट
की एसोसिएशन होती है। इसके साथ वो हमारे पास होता है बेरी एनोरिज्म, जो कि वो ब्रेन और सारे इसके साथ, और फिर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर भी ऐसे बंदे के होंगे। तो अगर किसी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है इस तरह की, तो उसकी आपने एक तो लीवर चेक करना है, अगर फीमेल है तो उसकी ट्रांस में जनरली जाके उसकी ओवरीज या ऊपर से जो भी आपने अल्ट्रासाउंड करना है तो ओवरीज को लाजमी चेक करना है। साथ में उसके ब्रेन के ऊपर बेरी एनोरिज्म चेक कर लो, ठीक है, वो जो हमारे पास सारा नास्मो वो हमारे पास फूला हुआ होता है। साथ में उसका दिल के मसाइल चेक कर लो, ठीक है। तो अगर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ का मरीज़ है और इसकी मौत हो गई है, तो इसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है ना, सबसे बड़ी वजह है कि वहाँ पे उसको दिल के अमराज, वेसल के अमराज हो सकते हैं। अब दो टाइप्स होती हैं इसके अंदर, एक हमारे पास होती है एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ठीक है, परेशान नहीं होना, मैं बुक से सारा दिखाता हूँ। एक हमारे पास होता है इन्फेंटाइल, मतलब बच्चों के अंदर हमारे पास हो गई है। अमूमन ये बचपन से शुरू होती है लेकिन एसिम्प्टोमेटिक रहती है 30 तक। 30 साल की उम्र में जब बंदा पहुंचता है फिर उसको सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, ओहो यार मुझे तो ये था ना। तो ये हम देखते हैं, जो अडल्ट वाली है डोमिनेंट है, जो अडल्ट मर्द हैं वो डोमिनेंट हो गए हैं, ठीक है, लेकिन जो बच्चे हैं वो भी रोते रहते हैं, रिसेसिव है, मैंने यूँ याद किया हुआ था, ठीक है। अब जो क्रोमोसोम है 16 और 4 के अंदर हमारे पास जो ना प्रॉब्लम होती है, इसके अंदर जो अबनॉर्मल प्रोटीन है ना वो कौन सी होती है? पॉलीसिस्टिन प्रोटीन जो है ना वो हमारे पास प्रोड्यूस होती है। ये क्या है? तो अडल्ट पॉलीसिस्टिन डोमिनेंट, अडल्ट वाले डोमिनेंट हमेशा रहते हैं, अडल्ट मर्द हमेशा डोमिनेंट रहते हैं। 16 और 4 क्रोमोसोम के ऊपर है, इसके अंदर पॉलीसिस्टिन हमारे पास प्रोटीन बनती है, नाम में ही काम है पॉलीसिस्टिक का, तो पॉलीसिस्टिन प्रोटीन। ये एक MCQ आपका आ गया। अब यहाँ भी इसकी वजह से ना सिस्ट बन गई, तो हमारे पास क्या होगा? जो किडनी का सारा पैरेंकाइम है वो सारे का सारा हमारे पास बढ़ जाएगा, मल्टीपल सिस्ट की वजह से रीनल मास जो है ना वो सारा तबाह हो जाएगा। और ये मोस्टली 95% दोनों गुर्दों के अंदर होती है। वजह क्या? इनहेरिटेड है, तो फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट दोनों में होगी। शुरुआत में ये हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक होती है, लेकिन जो बच्चों वाली है इन्फेंटाइल, वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, बच्चे रोते रहते हैं तो R से रिसेसिव है। ये भी एक हमारा MCQ है, ठीक है। तो हमारे पास जो ना ये बच्चा पहले 2 माह में अमूमन मर जाया करता है इसकी वजह से, हेपेटिक और इसके अंदर पल्मोनरी फाइब्रोसिस। मैंने यहाँ पे ऊपर आपको बताया कि उसका जिगर और ओवरी के साथ होता है, जो बच्चा है उसके अंदर जिगर और साथ में कभी कभार फेफड़े भी जो है ना उसके अंदर फाइब्रोसिस भी हमारे पास देखी गई है, ठीक है। डायग्नोसिस आप किस तरह करते हैं? इंट्रावीनस यूरोग्राम करवाती हैं, मतलब उसकी वेन के अंदर यूरोग्राफिन जो है ना वो डालती हैं, तो सन ब्रस्ट अपीयरेंस आती है। ये पक्का MCQ है। जिस तरह वो सन ब्रस्ट कर रहा होता है मशरक से, तो इसी तरह की जो ना आपको सन ब्रस्ट अपीयरेंस जो है ना वो किडनी के ऊपर नजर आ जाए, इसका मतलब है इसको पॉलीसिस्टिक है, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे पास काफ़ी हद तक जो है ना वो हो जाता है। अब इसी ये दो आपको फ़र्क अगर पता है तो आपके बहुत से MCQs जो है ना इसके अंदर से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब जो अडल्ट है ना हमारे पास कह रहा है कि देखो, जो जब हमारे पास ये किडनी के अंदर सिस्ट बन जाती है, ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मेशन ऑफ द सिस्ट की वजह से किडनी का फंक्शन जो है ना वो हमारे पास लॉस होना शुरू हो जाता है। सारा काम तो सिस्ट ने पकड़ लिया है, तो किडनी खुद क्या काम करेगा? तो अब जो भी यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आएगी ना, वो इजीली जो है ना वो यहाँ से पास हो गए जनाब गुर्दा का काम क्या था? यूरिन के अंदर से जो चीज़ें हैं, अच्छे वाली चीज़ें, वो ऑब्जॉर्व करना, ठीक है। और अब इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो कंसनट्रेशन नहीं हो पा रही यूरिन की, ठीक है। तो सारे का सारा यूरिन जो एक्सेस वाटर था उसको हमने ऑब्जर्व रखना था, लेकिन किडनी तो काम छोड़ गया, तो जितना भी पानी होगा वो गुर्दों से निकल सारा जो है ना वो बाहर आ गया। तो डायलेटेड यूरिन जो है ना, डाइल्यूट यूरिन हमारे पास बनेगी, इसे हम कहेंगे पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब, बहुत ज़्यादा पेशाब और बिल्कुल डाइल्यूट यूरिन, ठीक है, पानी से भरा हुआ। इसके अंदर उसकी जो है ना वो ग्रेविटी भी पेशाब की जो है ना वो रिड्यूस हो जाती है। सारी बातें, जब उसके अंदर से कंसनट्रेशन नहीं होगी तो सारी ग्रेविटी लॉस हो जाएगी ड्यू टू एक्सेसिव कंप्रेशन। अब जब ये एक सिस्ट बनी हुई है, पॉलीसिस्टिक है, उसने क्या किया? गुर्दे को कंप्रेस करके रखा हुआ है, कंप्रेशन की वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा था यहाँ पे उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी इसके साथ होंगी, तो देखो अब सारे का सारा पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ गई है रास की वजह से, रेनिन एंजियोटेंसिन की वजह से, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? उसको हाइपरटेंशन, उसका हर वक्त BP जो है ना वो शूट किया हुआ होगा, ठीक है। वजह क्या है? कंप्रेशन इफेक्ट की वजह से। तो अगर 25 साल की लड़की है, शदीद हाइपरटेंशन, ठीक है, और PKD के साथ उसको गुर्दे की बीमारी है ना, तो पक्का उसको है कि हमारे पास पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, उसको अडल्ट वाली। और 75% पेशेंट के अंदर ये सिम्टोमेटिक होता है कि मतलब आता है डॉक्टर साहब मेरा BP ही नहीं काम हो रहा, सारी दवाइयाँ ले रही है। जब हम उसका गुर्दे का देखते हैं तो रेनिन एंजियोटेंसिन एक्टिवेट है, पॉलीसिस्टिक का मरीज़ है। सिम्टम्स हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा, ठीक है, मतलब वहाँ पे गुर्दे के गिर्द सारे का सारा पानी, ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? रीनल पेल्विस जो है ना वो डायलेट हो जाएगा। जब गुर्दा के ऊपर कंप्रेस पड़ा है तो किसी हद तक ये रीनल पेल्विस के ऊपर कंप्रेशन होगी, तो यहाँ पे जितना भी पेशाब है जहाँ जमा होता है तो सारी इसको जो पानी से भर देगा गुर्दे को, इसे हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। इन्फेक्शन, स्टोन फॉर्मेशन, सारे की सारी, जहाँ पे पानी है वहाँ पे फिर गंदा पानी आ गया तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांस है, वहाँ पे फिर जो प्रेसिपिटेशन है वो सारी इकट्ठी होकर स्टोन बनाना शुरू कर देंगे, और पेशेंट जो है ना उसको हीमाचूरिया, पॉलीयूरिया इन्फेक्शन, खून आएगा,
बहुत ज़्यादा पेशाब आएगा और वहाँ पे स्मेल सी आएगी, बदबूदार उसके जो है ना वो आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि मरीज़ 30 साल तक एसिम्प्टोमेटिक रहता है, लेकिन जो ही 30 साल से टपता है तो उसका मतलब 75% पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन होती है। वो कहता है डॉक्टर साहब मेरी उम्र जो है ना 30 साल से जो ही बढ़ी है, मुझे जो है ना वो इतना तेज़ मेरा बीपी रहता है कि पता नहीं कोई हाल ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो यूरिन कंसंट्रेशन है ना वो एक्चुअली यहाँ पे सारी की सारी लॉस हो गई है। ठीक है, पोलीयूरिया है, नॉक्चूरिया, अगर उसकी शादी हुई तो उसकी बीवी कहेगी जनाब डॉक्टर साहब इसको रात को बड़ा ही पेशाब आता है, नॉक्चूरिया, हाइड्रोनेफ्रोसिस, इन्फेक्शन, स्टोन। ठीक है, साथ में वो कह रहा है कि पेल्विक जो है ना पाल्पेबल आपको मास मिलेगा जब आप उसकी जो है ना इंस्पेक्शन पाल्पेशन पर वो करेंगे ना, तो पाल्पेशन के ऊपर आपको पाल्पेबल मास जो है ना वो जो किडनी का एरिया होता है उस एरिया के ऊपर मिलेगा। और एंड स्टेज के ऊपर वो कह रहा है कि 6 से 7 डेज में किडनी जो है ना मुकम्मल फेल हो जाती है। जब वो 60 साल तक अगर इसी तरह रहेगा तो किडनी हमारे पास फेलियर होंगे, एंड पे यूरीमिया और किडनी फेलियर के अंदर वो बंदा चला जाएगा। मतलब यूरीमिया क्या है, उसके जो यूरिया क्रेटिनिन वो सारे पड़े होंगे तो उसका मेंटल स्टेटस जो है ना सारे का सारा अल्लाह के सुपुर्द हो जाएगा। ठीक है, और वो कह रहा है कि ये पॉलीसिस्टिक जो है ना वो एसोसिएटेड किससे है, मैंने कहा लीवर से है। फीमेल अपनी ओवरीज को हाथ लगा लो, अपने लीवर को हाथ लगा लो, दिमाग के ऊपर हाथ लगाओ, बेरी एनोरिज्म होगा। फिर सिस्ट प्रेजेंट इन एरेक्नाइड मैटर। ठीक है, कभी कभार देखा कि ब्रेन की वजह है ड्यूरा मैटर, एरेक्नाइड और पाया मैटर। तो ये जो एरेक्नाइड मैटर है यहाँ पे भी आपको कभी कभार सिस्ट मिल जाया करती है। फिर जो हमारे पास है ना टेस्टिस, वहाँ तक इसकी जो है ना वो हमारे पास होगा, क्योंकि मेल की वेजाइकल की टेस्टिस के ऊपर इसके साथ मैंने कहा कार्डियोवैस्कुलर में माइट्रल वाल, मतलब बाइकस्पिड जो वाल्व है ना माइट्रल। ठीक है, तो उसके अंदर सारे का सारा हमारे पास जो है ना ट्राइकस्पिड राइट वाला होता है, बाइकस्पिड जो है ना वो लेफ्ट वाला होता है। ठीक है, तो माइट्रल वाल्व जो है ना उसकी प्रोलैप्स हमारे पास हो जाएगी। ईजी हो गया। अब लंग्स में भी जाने के चांस लेकिन कम है कि वहाँ पे सिस्ट बने, लेकिन बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा इसका चांस होता है कि पल्मोनरी इसको फंक्शन आ जाए। साथ में हार्ट, लीवर, ब्रेन, जेनिटो यूरिनरी में टेस्टिस और इसके अलावा स्कल हमारे पास। ये अगर आपके पास MCQs या UQs तो इसके अंदर आप ये लिख देंगे दिल, जिगर, ब्रेन, जेनिटो यूरिनरी। सॉरी अगर थोड़ी सी लिखाई जो है ना वो गंदी मैंने बनाई हुई है, लेकिन ये है कि बहुत जल्दी में मैंने नोट्स बनाए थे तो इस वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि हाउ टू इन्वेस्टिगेट, किस तरह आपको पता चलेगा ये हमारे पास पॉलीसिस्टिक ओवेरियन है, मतलब मल्टीपल सिस्टम। एक अल्ट्रासाउंड करवा लो, कंट्रास्ट इन हाथ CT करवा लो, CT अल्ट्रासाउंड और इंट्रावीनस यूरोग्राम, जिसके अंदर हमारे पास क्या करते हैं कि उसके जो क्यूबिटल फोसा है ना, ठीक है, बाजू का, यहाँ से हम यूरोग्राफिन डालते हैं, वो सारी फिर दिल में जाता है, दिल से हमारे पास ब्लड में, ब्लड से फिर वो रीनल के पास जाएगा। तो किडनी के अंदर जब वो फिल्ट्रेशन होगी तो हम यूरोग्राफिन जो है ना वो किडनी के लेवल के ऊपर कंसनट्रेशन होने उसकी शुरू हो जाएगी। तो जब वो किडनी के ऊपर यूरोग्राफिन डाई हमारे पास पहुंचेगी तो यहाँ पे हमें उसकी कंसनट्रेशन, और अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस तो यहाँ पे फैला गया, हमें एक्सरे करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कहाँ पे कंसनट्रेशन है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमारी रिटेंशन वहाँ पे दिख जाएगी। और यहाँ पे रिटेंशन में हमारे पास क्या है, स्पाइडर लेग साइन, बेल शेप, बेल क्लिपर साइन, या फिर हमारे पास स्विस चीज़ अपीयरेंस जो है ना वो हमारे पास देखते हैं। ठीक है, स्पाइडर किस तरह होता है, यूं 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 यूं, तो स्पाइडर लेग हो गया, या फिर हमारे पास बेल शेप्ड जिसके अंदर उसके अंदर एक क्लिपर सा लगा होता है, इस तरह करके हमारे पास बेल शेप्ड होगी। या फिर हमारे पास स्विस चीज़ अपीयरेंस होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या पता चलेगा, ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है। ठीक है, तो पॉलीसिस्टिक में आपने घंटी बजा देनी है। ठीक है, उसके ऊपर किडनी के ऊपर आपने मकड़ी को छोड़ देना है। ठीक है, मकड़ी को जो है ना वो गुर्दे के ऊपर छोड़ देना है, वो मकड़ी जाके क्या बजाएगी, बेल बजाएगी। ठीक है, और वहाँ पे हमारे पास चीज़ खाएगी। ठीक है, स्विस चीज़ अपीयरेंस, बेल शेप्ड या स्पाइडर लेग, तो ये आपको पक्के MCQs हैं जो आपके पास आएंगे। मैनेजमेंट क्या करनी है, अगर पॉलीसिस्टिक में सबसे पहले कंजर्वेटिव में पॉलीयूरिया उसको ट्रीट करना है। फ्लूइड लॉस जो है ना वो ऐसे बंदे को जो है 3 लीटर पर डे पानी जो है ना वो करवा दो, क्योंकि उसका पेशाब ज़्यादा निकल रहा है तो उससे डिहाइड्रेशन के चांसेस हैं। साथ में प्रोटीन इंटेक उसका कम करो, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स दो, और 75% के अगर हाइपरटेंशन है तो मरीज़ जो है ना मोस्टली एंटी हाइपरटेंसिव को कभी कभार रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। साथ में आप बीटा ब्लॉकर और नाइट्रेट और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डायूरेटिक्स दे दो, ताकि उसका जो पेशाब है पोलीयूरिया वो खत्म हो। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दो ताकि उसकी जो कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स आ रहे हैं वो नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, बीटा ब्लॉकर आप दे देंगे। सर्जिकली क्या करना है, हमारे पास साइन होते हैं कि रोस्विंग साइन होता है, जिसके अंदर हम जो सिस्ट है उसकी जो है ना वो डी रूफिंग कर दें, उसके ऊपर छत ही उसकी रिमूव कर दो। ठीक है, तो इसे रोस्विंग साइन। इसके अलावा अगर क्रोनिक रीनल फेलियर हो गया तो फिर रीनल ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है हमें। ये 2 हैं, तो डी रूफिंग कर दो, इसे हम कहेंगे रोस्विंग साइन। ठीक है, रोस्विंग साइन या इस तरह करके। ठीक है, इसके अलावा क्रोनिक रीनल फेलियर तो रीनल ट्रांसप्लांट कर दो। नेक्स्ट हमारे पास है जी हॉर्स शू शेप्ड किडनी। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है कि लोअर एंड जो है ना, ये देख रहे हो,
जिस तरह ज्वाइनिंग हैंड है ना, दोनों हाथ अगर मैं यूं करके आपको मिला दूं तो आपको लिखा ज्वाइनिंग हैंड, नीचे वाले दोनों गुर्दे आपस में मिल चुके हैं। तो ये हमारे पास होता है कि ये लोअर एंड जो है ना वो हमारे पास होंगे आपस में मिले हुए। एम्ब्रियोजेनेसिस के वक्त जो है ना वो मूवमेंट चल रही होती है, तो उस मूवमेंट के अंदर जो है ना वो टेस्टिस ऊपर से नीचे आते हैं ना, ठीक है। जब एम्ब्रियो हो रहे तो टेस्टिस ऊपर से नीचे आते हैं, लेकिन गुर्दे जो है ना नीचे से ऊपर मूव हो रहे होते हैं। तो इसी दौरान जो है ना वो हमारे पास लोअर एंड जो है ना वो ऊपर जा रहा होता है, तो इसकी वजह से जो है ना वो कोई ना कोई डिफॉर्मिटीज़ है। तो इतना याद कर लो कि इन्फीरियर मीजेंटेरिक आर्टरी जहाँ पे होती है ना, ठीक है, IMA इन्फीरियर मीजेंटेरिक कहाँ पे होती है, L2 के लेवल के ऊपर। तो आपकी जो वर्टिब्री है L2 उस लेवल के ऊपर वो कह रहा है इन्फीरियर मीजेंटेरिक आर्टरी है। तो किडनी जो है ना वहाँ पे इस्टमस की ज्वाइनिंग के ऊपर L3 और L4 के ऊपर जो है ना वो माल रोटेटेड हमारे पास मिल जाएगी, ठीक है। इस वजह से नॉर्मल से थोड़ा सा नीचे लेवल होगा, किडनी जो है ना वो वर्टिकली रह जाएंगे। नॉर्मली तौर पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल, लेकिन यहाँ पे वर्टिकली जो है ना वो हमारे पास किडनी जो है ना वो आपको पोजीशन नज़र आएगी। और हमारे पास क्या होगा, जो कैलेसिस है ना वो पोस्टीरियरली जो है ना वो हमारे पास नॉर्मल है होती हैं उसकी पोजीशन, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो मीडियल साइड पर, नॉर्मली पोस्टीरियरली होते हैं लेकिन ये मीडियल साइड के ऊपर यूँ उल्टा हो जाएंगे। तो इंट्रावीनस यूरोग्राम के ऊपर देखा जाएगा तो आपको यूरोग्राफन जो है ना वो आपको मीडियल पोल पे अगर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो ज्वाइनिंग हैंड साइन शेप, जिस तरह ये हाथ आपस में मिला रहे होते हैं ना हम, तो इस तरह करके आपको ज्वाइनिंग हैंड साइन जो है ना वो किडनी के लोअर पोल के ऊपर मिल जाएगा। पक्का है कि हमारे पास हॉर्स शू शेप किडनी है। तो किडनी फ्यूज एट दी लोअर एंड, इन्फीरियर मीजेंटेरिक एट L2 के लेवल, लिमिट इसकी किडनी की कहाँ पे होगी, L3 और L4 तक होगी, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि 400 से 800 में से हर एक बंदा जो है ना आपको पॉलीसिस्टिक किडनी का मिलेगा। मोस्ट फंक्शन मोस्टली बंदों को पता नहीं चलता, पूरी उम्र गुजारते हैं, लेकिन कभी उनको गुर्दे का प्रॉब्लम आता है तो बंदे यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उन्हें फिर पता चलता है कि हमारी जो है ना वो हॉर्स शू शेप किडनी है, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास जो है ना वो मोस्ट कॉमन एनॉमलीज इसके अंदर आती है। और वो बाकी किडनी जो लोअर पोल के ऊपर पड़ी हुई है वो माल रोटेटेड है, वर्टिकल एक्सिस उसका सीन होता है, ठीक है। कैलिसिस हमारे पास जो है ना वो मीडियली होंगे, नॉर्मली जो है ना वो क्या होते हैं, वर्टिकली होते हैं। इंट्रावीनस यूरोग्राम में आपको हैंड ज्वाइनिंग साइन जो है ना मैंने यहाँ पे बनाए हुए वो मिलेंगे। एसिम्टोमेटिक मोस्टली होते हैं, अमूमन उसका कोई और अपेंडिक्स करने लगते हैं या फिर कोई भी और ऑपरेशन, एब्डोमेन खोलते तो पता चलता है कि सर्जरी के वक्त हमें ये बंदे की है। ड्यूअल जो है ना वो इचिंग पेन होती है। रॉब्सिंग सिंड्रोम के अंदर हमारे पास क्या है, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइन जो है ना, इसके ऊपर उसको जो है उल्टियाँ होंगी, नोजिया होगी, वॉमिटिंग होगी। वो कहेगा डॉक्टर साहब जब मैं एक्सटेंशन करता हूँ अपनी स्पाइन की, ठीक है, जो वर्टिब्रल कॉलम है, तो इसके ऊपर उसको एक तो पेट में दर्द होती है, नोजिया होती है और उसको कभी कभार उल्टी भी आ जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम रॉब्सिंग ऑपरेशन क्या था हमारे पास, सिस्ट की रिमूवल, लेकिन रॉब्सिंग साइन जो है ना वो क्या है कि जब वो स्पाइन को एक्सटेंड करता है, नोजिया, वॉमिटिंग और उसको एब्डोमिनल पेन होती है। तो हमने रॉब्सिंग जो ऑपरेशन किया था वो पॉलीसिस्टिक के लिए किया था, जिसके अंदर हमने डी रूफिंग की थी सिस्ट की, उसका छाती ऊपर से रिमूव कर दी थी। लेकिन जो साइन है इसके अंदर क्या होता है, उसको अगर हॉर्स शू शेप्ड किडनी है तो एब्डोमेन पेन, नोजिया और वॉमिटिंग जब वो हाइपर एक्सटेंशन करता है, तो दोनों को अपने कंफ्यूज नहीं करना, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। बाकी वो कह रहे हैं डायग्नोसिस में अल्ट्रासाउंड करवाना है, कंट्रास्ट इनहांस सीटी करवाना है, इंट्रावीनस यूरोग्राफन करवाना है, तो आपको हैंड ज्वाइनिंग साइन जो है मिल जाएगा। तो हैंड ज्वाइनिंग साइन पक्का है, जो घोड़े हैं वो आपस में हैंड ज्वाइन कर रहे हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि घोड़े जो है ना वो हाथ मिला रहे हैं, ठीक है। ये वो MCQ पॉइंट है जो हमेशा आपको तंग करेंगे। आपको ये कॉम्प्लिकेशन क्या, प्रेगनेंसी में होगा तो हमारे पास बेबी का जो है ना हेड की मूवमेंट के अंदर मसला होगा, ठीक है। डिस्टोशिया मतलब उसकी लेबर जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगी, ठीक है। बच्चा हरकत कम करेगा लेबर के वक्त, साथ में वो कह रहा है कि इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी रीनल एजेनेसिस, ये जो हमने 3rd नंबर पर यहाँ पर लिखा था, ये वाला रीनल एजेनेसिस, ये वाला, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं फिर हम नेक्स्ट चलते हैं बुक के ऊपर, ठीक है। कॉन्जेनिटली किडनी एब्सेंट होती है, ठीक है, पैदाइशी तौर पे गुर्दा एक है ही नहीं है, हर 1000 में से एक बंदा होता है। अगर लेफ्ट साइड वाली जो है ना वो मोर होती है और मर्द हजरात में ज़्यादा होती है। इसके अंदर एसोसिएशन क्या होती है, ऐसे बच्चे जो है ना वो ओलिगोहाइड्रोमनियाज के साथ आपके साथ प्रेजेंट करेंगे। मतलब कैसे, जब वो उसका नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, ये बच्चा अपना जो है ना वो पेशाब खुद ही पी रहा होता है, सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ। जब ये पेशाब करेगा तो ये पी लेगा आगे, ठीक है। अब इसके गुर्दे ही नहीं है तो सारा पेशाब खुद ही पीता रहा, सारा एमनियोटिक फ्लूइड तो इसने पी लिया, तो पेशाब इसने किया ही नहीं। वजह क्या है, रीनल एजेनेसिस है। तो इसका जो फ्लूइड है ये कम हो जाएगा, इसे हम कहेंगे ओलिगोहाइड्रोमनियाज। तो ये ओलिगोहाइड्रोमनियाज
बच्चा पेशाब कर ही नहीं पाता, एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा ही नहीं, फिर वो ओलिगोहाइड्रोमनियाज के साथ आएगा। लास्ट में हमारे पास है रीनल सिस्ट। रीनल सिस्ट बेसिकली क्या होता है, कोई भी सिस्ट बन गई है रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर, एक होता है रीनल मेडुला और एक कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के ऊपर बनती है। इसके अंदर कोलेक्टिव सिस्टम और नेफ्रॉन जो है ना वो इसके दरमियान वगैरह कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होती, और इसके अंदर डल फ्लैंक पेन जो है ना वो आपको गुर्दे के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है, डल और फ्लैंक पेन आपको मिल जाती है, ठीक है। बाकी वगैरह सीटी स्कैन, इंट्रावीनस यूरोग्राम और अल्ट्रासाउंड करवा लोगे। अगर बिनाइन है तो हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है, सिंपल उस सिस्ट की डी रूफिंग कर दें, जिसे हम कहते हैं रोबसिंग ऑपरेशन। अगर सस्पिशियस है तो वर्कअप करवा लो। अगर मलिग्नेंट है, फैल रही है ये सिस्ट लीवर में, ओवरी में, ब्रेन में, सबरेक्नाइड में, तो या टेस्टिस के अंदर, तो आप इसकी नेफ्रोक्टमी करके फ़ौरन उस गुर्दे को निकाल दो, जो ख़राब है उसको निकाल। लास्ट में हमारे पास है हाइड्रोनेफ्रोसिस, जिसके अंदर हमारे पास क्या गुर्दे के अंदर सारा पानी बढ़ जाना, यूँ इन सिंपल वर्ड, ठीक है। तो रीनल पेल्वस जो है ना, इसके अंदर हमारे पास ये देख रहे हैं, मैंने एक रीनल ये यूरिटर बनाया, ये किडनी बनाई, यहाँ पे कोई पेल्वस की जो है ना हमारे पास क्या होगी, यूरिन पेल्वस की डायलिटेशन हो जाएगी। साथ में कैलिसिस जो है किडनी के, वो भी हमारे पास डायलिसिस होंगे, मेजर और माइनर कैलिसिस होती है ना गुर्दे के। अब फाइनल ईयर के जितना तो पड़ा होगा, तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास क्या होगा, या पोस्ट यूरिथ्रल ब्लॉकेज। देखो, या तो हमारे पास गुर्दे से ये जो यूरिटर आ रहा है, ठीक है, यूरिटर के ऊपर ब्लॉकेज है, या फिर पोस्ट यूरिथ्रल ब्लॉकेज है, जब उसका ब्लैडर है और यहाँ पे यूरिथर, उसको बीपी है, जब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, तो पेशाब क्या है यहाँ इकट्ठा इकट्ठा होता है तो वापस जाना शुरू कर देगा, विजाइको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स होगा, ठीक है। तो इस वजह से गुर्दे के कैल्सिस भी फूल जाएंगे, उसका यूरिटर भी सारे का असर आपको पूरा होगा, इसे हम कहेंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस, गुर्दे के अंदर पानी पड़ जाना, यूँ इन सिंपल वर्ड। यूरिटर यूनिलैटरल हो सकता है या बाईलैटरल, एक गुर्दा इन्वॉल्व होगा या फिर दोनों हमारे पास इन्वॉल्व। अगर यूनिलैटरल तो हमारे पास एक्स्ट्राम्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, इंट्राम्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, मतलब मास के बाहर या मास अंदर हमारे पास होगा। ऑब्स्ट्रक्शन एट द जंक्शन ऑफ पेल्विक और यूरिटेरिक, पेल्वस और यूरिटर जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे मोस्टली देखा गया कि ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो पीछे सारा जो है ना कैल्सिस फूल जाया करते हैं। इसके अंदर इंट्राल्यूमिनल काज में स्टोन हो सकता है, कोई ल्यूमन ऑफ द किडनी के ऊपर हमारे पास जो है ना वो यहाँ पे कोई पत्थर बन गया जो कि आगे जाने नहीं दे रहा। बाईलेटरल में दोनों किडनी इन्वॉल्व है, ये कंजेनिटल भी हो सकता है, क्वाइड भी। मोस्ट कॉमन जो है ना वो कंजेनिटल होता है कि दोनों जो है ना वो उसके हाइड्रोनेफ्रोसिस के साथ हों बच्चे। इसके अंदर हमारे पास क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट यूरिथ्रल वाल्व जो है ना वो यूरिथ्रा के बाद एक कोई वाल्व नया बन गया, ये यूरिथ्रा की स्ट्रक्चर होगी, यहाँ पे कोई तंगी आ गई या फिर यहाँ पे कोई वाल्व बन गया जिसकी वजह से बैक फ्लो जो है ना वो हमारे पास आ जाता है। बाकी वो कह रहा है हमारे पास फ्लैंक पेन होती है पेल्वस में भी जो है ना वो ड्यू टू डायलिटेशन की वजह से हमारे पास सारे का सारा एन यूरिया होगा, उसको बिल्कुल पेशाब नहीं आएगा सारा। अगर बाई लेटरल है तो सारा पेशाब तो गुर्दे के पास ही रह गया है, आगे कुछ किया है तो एन यूरिया के साथ जीरो यूरिन फॉर्मेशन होगी इसके अंदर, ठीक है। अल्ट्रासाउंड सीटी इंट्रावीनस यूरोग्राम कर लेंगे। बाकी काज के एन यूरिया जो है ना ये एमरजेंसी की है, इसके अंदर किडनी फेलियर भी हो सकता है, डेथ भी। बंदे को अगर पेशाब ना आए एक दिन, जस्ट इमेजिन करो तो कितना खतरनाक होगा। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को चुलाओगे। बाकी बाईलेटरल है तो कैथेटराइजेशन कर दोगे। सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी हम कर सकते हैं, मतलब हमने ब्रेन यूरिन को हर सूरत ड्रेन करना है। अगर जो यूरिथ्रा के ऊपर मसला है तो आप इसके अंदर जो है ना वो फोली डाल दो, कैथेटराइजेशन कर दो, तो पेशाब तो आर्टिफिशियल वे से आ जाएगा। फिर अगर सुप्राप्यूबिक अगर फिर भी नहीं आ रहा तो ऊपर आप ब्लैडर के ऊपर जो है ना वो एक प्यूबस के ऊपर एक कैथीटर डालते हो, इसे हम कहते हैं सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी, सुराख करके, तो वो इसके अंदर हो जाता है। अगर यूनिलेटरल है तो ये रेट्रोग्रेड कैथेटराइजेशन करो, नीचे से ऊपर जे स्टंट की इंसर्शन कर दो, जिससे अगर वो कोई भी कंस्ट्रिक्शन है यूरिटर के ऊपर तो जे स्टंट डालने की वजह से वहाँ से जो है ना वो एक स्टंट होता है, ठीक है, यूँ कहने के वायर की तरह होता है जो खोल देता है हर चीज़, तो रेट्रोग्रेड जे स्टंट डाल दो कि आपके पास हो जाएगा। अगर परकुटेनियस नेफ्रोस्टमी हम तब करती है जब न्यू पाथवे है कि हम ऊपर से उसकी स्किन के ऊपर से जाके ना एक ट्यूब डालते हैं और ड्रेन कर लेते हैं यूरिन को। मैं अब आपको डायग्राम दिखा देता हूँ जो मैंने अभी यहाँ पे पढ़ाया है, ठीक है। तो इसके अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस में वो यही कह रहा है कि पेल्विक हो सकता है, और इसके अंदर सारी की सारी जो है ना वो बातें हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये है हमारे पास जो अभी तक मैंने पढ़ाया है। कंजेनिटल अबनॉर्मल में रीनल एजेनेसिस है, सिस्ट है, हॉर्स ट्यूब शेप किडनी है, एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, सब में जो लिख सकते हो अगर किडनी का कोई क्वेश्चन आ जाए। CBC, ESR, RFT, यूरिया क्रेटिनिन, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, यूरिन एनालिसिस, एक्सरे, CT, अल्ट्रासाउंड, KUB और इंट्रावीनस यूरोग्राम। ये अगर आपको भूल गया ना कुछ भी, ये कॉमन इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ लिख सकते हो। अल्ट्रासाउंड, KUB, किडनी, यूरिटर और ब्लैडर मार देना अगर नहीं समझ आ रही। बाकी इसके रिस्क फैक्टर में आपने जो है ना वो स्मोकिंग को जो है ना वो रोकना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, वेट लॉस, एनाल्जेसिया, साल्ट कम खाना, प्रोटीन कम खानी है, और हमारे पास डायलिसिस और रीनल ट्रांसप्लांट। ये इसकी जो है ना वो
मैनेजमेंट के अंदर आप लिख सकते हो अगर आपको किडनी का कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ये एक मैंने जुगाड़ू सा तरीका बताया हुआ है, आपको शायद में आ जाए। अडल्ट में हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव में बच्चों में होती है। ठीक, एसोसिएशन हमारे पास बेरियन एनरिज्म है, सर्कल ऑफ विलस जो ब्रेन के अंदर होते हैं, इसके अंदर सब रेकनाइड हेमरेजेस भी हमारे पास देखेंगे। पाल्पेबल किडनी मास है, ये हम हाइपरटेंशन, यूरीमिया, ये मैंने बता दिया, जो है ना उसको सारे वॉमिटिंग, नोजिया वगैरह होगी। ठीक है, बाकी भी यहाँ पे सीटी, आईवी, लो प्रोटीन, फ्लूइड 3 लीटर तक कर देना है आपने। रोपसिंग ऑपरेशन में हमारे पास सिस्ट की डी रूफिंग करती है, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, डुप्लीकेशन में अभी मैंने इसको नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास और हमने क्या पढ़ा है, रीनल के ऊपर यूरिटेरिक इंजरीज आ गई, और ये हाइड्रोनेफ्रोसिस में रीनल पेल्वस के ऊपर कैलेसिस आ जाती है, यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है, इंट्राम्यूरल वो बाकी बाईलेटरल भी हो सकती है, कॉन्जेनिटल एक्वायर्ड हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर यही है ना, अगर एक किडनी है तो इसका अंदर मतलब क्या है, हमारे पास कोई वहाँ पे ट्यूमर है या कोई फाइब्रोसिस है। ठीक है, बाकी इंट्राम्यूरल या इंटरनल कोई स्टोन है या हमारे पास कॉन्जेनिटल में, बाईलेटरल में कब होगी, जब यहाँ पे हमारे पास जो है ना हाइड्रोनेफ्रोसिस कब होगी, जब यहाँ पे ब्लैडर के बाद जो है ना वो कोई BPH है उसको, या यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो दोनों तरफ का पेशाब जो है ना फिर वापस जाना शुरू कर देगा ब्लैडर से यूरिटर की तरफ। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी हमारे पास यही है, अगर ट्रीटमेंट में बाईलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस, यूनिलेटरल में, बाईलेटरल में अगर है तो सुप्रा प्यूबिक सिस्टोस्टमी, प्यूबस के ऊपर जो है ना वो, क्यों बाईलेटरल में हमारे पास ब्लैडर के नीचे मसला है, तो हम ब्लैडर के ऊपर से सारा पेशाब निकाल लें, तो सुप्रा प्यूबिक हमारे पास, इसको हम कहेंगे सिस्टोस्टमी। अगर यूनिलेटरल है तो फिर हमें क्या करते हैं, जेजे स्टंट डालते हैं, मतलब एक जगह से जो है ना वो गुर्दे के अंदर से, यहाँ पे यार जेजे स्टंट कहीं पे डला हुआ था, मैं देखता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह का एक ट्यूब सी होती है जे शेप्ड की, यूं करके यूं करके यूं करके, तो आप यहाँ से ब्लैडर से शुरू करते हैं और किडनी तक ले जाते हैं, ताकि जो यूरिथ्रल का स्ट्रक्चर है वो एक दफ़ा खुल जाए तो आपके पास हमारे पास आ जाए। यहाँ पे कहीं है, पहले हम कवर कर लें, उसके बाद हम एंड पे देखते हैं। ईजी हो गया। अब हमारे पास होता है जी रीनल ट्रोमा के बाद। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है जो रीनल ट्रोमा, मतलब गुर्दे को कोई भी चोट लग गई है। 10% जितने भी एब्डोमिनल ट्रोमा है, पेट के अंदर जो चोट लग गई है, अमूमन मुक्का लग गया, तो उसके अंदर देखा गया है गन शॉट इंजरी। 10% पेनिट्रेटिंग इंजरी, मतलब कोई खंजर किसी ने मारा और उसके अंदर गुर्दे को कट के लग गया। 80% जो है ना वो ब्लंट ट्रोमा होता है, जिसके अंदर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, और उस 80% का भी जो, अगर 80% जो केसेस आए हैं उनको मैं अगर 100 रखूं तो उनके अंदर से जो 95% है वो कंजर्वेटिवली मैनेज हो जाते हैं। सिर्फ 5% जो होते हैं ना केसेस, जो बहुत ज़्यादा क्रश इंजरी के साथ आते हैं, उनको हमें सर्जिकली ट्रीट करना पड़ता है। तो स्टेजिंग के अंदर वो कह रहे हैं कि हमने 5 स्टेजिंग में दिया हुआ है, स्टेज 1, 2, 3, 4 और 5। 1 के अंदर कंट्यूजन तो है लेकिन लेसरेशन नहीं है, कोई चीरा नहीं लगा, कोई कट नहीं लगा, सिर्फ एक छोटू से जख्म हुआ है। 2 में क्या है, लेसरेशन है, एक चीरा आ गया है, लेकिन वो 1 सेंटीमीटर से भी बिल्कुल छोटा है, 1 सेंटीमीटर इतना ही बनता है। 3 में क्या है, अगर वो 1 सेंटीमीटर से बड़ा चीरा है, लेसरेशन है, तो वो 4 में अगर उसका कलेक्टिंग सिस्टम भी इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, तो वो होगा। 5 में हमारे पास शटर किडनी, जिसके अंदर हमारे पास हाइलम जो है ना बल्ज कर जाती है, इंतहाई गंदे किस्म का, ये 5 वाला होता है। ठीक है, क्लिनिकल सिम्टम में क्या है, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा होगी, फ्लैंक पेन होगी और खून आएगा उसके पेशाब के अंदर, हीमाचूरिया होगा। आप इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड करवा लो, सब कैप्सूल रेट्रोपेरिटोनियल हेमाटोमा जो है ना वो आपको नज़र आ जाएगा। इजी हो गया, खून खून होगा जहाँ पे चोट लगी है। कंट्रास्ट इन्हांस सीटी करवा लो, अगर वो हीमोडायनामिकली स्टेबल है तो आप उसका सीटी स्कैन करवा लो, आराम से आपको पता चले। लेकिन अगर वो स्टेबल नहीं है, इतनी ज़्यादा चोटें आई हैं, तो फिर इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद फ़ौरन आप सर्जरी के ऊपर चले जाओ, या फिर आप इंट्रावीनस यूरोग्राम IVU जिसे हम कहते हैं वो आप इसके अंदर करवा लो, तो आपके पास काफ़ी हद तक ये मौका हो जाएगा। यार ये फोकस क्यों नहीं हो रहा मेरा आज कैमरा। ठीक है, तो ये आप इसके अंदर जो है ना वो करवा सकते हो। चेक कंट्रालेटरल किडनी, दूसरी साइड की किडनी भी चेक कर लो और रीनल फंक्शन चेक कर लो, और आपके पास सारे का सारा काम हो जाएगा। कंजर्वेटिव मैनेज में एडमिट करो पेशेंट को, एनाल्जेसिया दे दो, बेड रेस्ट दे दो, वाइटल साइन देख लो, IV फ्लूइड हो गया सैंपल, जो मैंने शुरू में बताया ना आपको, सब के अंदर लिख सकते हो। अनस्टेबल है, सर्जरी कर दो। परसिस्टेंट ब्लीडिंग हो रही है तो रेट्रोपेरिटोनियल हेमाटोमा हो रहा है जो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, और एसोसिएटेड विसरा है। ठीक है, और रिपेयर सर्जरी किस केस में करना है, अगर उसका हेमाटोमा और मुसलसल बढ़ता जा रहा है, उसका कंट्रोल ही नहीं हो रहा, तो इसके अंदर आप कर दोगे। साथ में आप देखना है कि अगर असिस्टेड आर्गन की सर्जरी भी है तो फिर आप उसको खोल के, अगर बंदा शॉक में जा रहा है तो फिर आप उसको फ़ौरन जो है ना वो सर्जरी की तरफ जाना है रीनल ट्रोमा के केस के अंदर। ईजी
सर्जिकल मैनेजमेंट में लेप्रोटमी है, पेट को खोल के मिड लाइन इंसिजन उसकी दे के, ठीक है, साथ में इंट्रावीनस यूरोग्राफी जो है कर लेंगे ताकि पता चल जाए कहाँ पे एक्चुअल जो है मसला है। उसके बाद आप उसको लेप्रोटमी कर लो। अगर स्मॉल टेयर है तो सूचर लगा दो, टांके लगा दो। अगर डैमेज हुआ, अगर पहले इस डैमेज को रिपेयर करो उसके बाद सूचर करवा। अगर ग्रेड 3 और 4 का है, ग्रेड 3 से 4 और 5 तक जा रहा है, फिर आप इसके अंदर पूरी किडनी निकाल दो, नेफ्रेक्टमी कर दो। अब नेफ्रेक्टमी भी है, पार्शियल कर सकती हो या कंप्लीट कर सकती हो, डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा हमारे पास डैमेज हुआ है, ठीक है। तो पार्शियल या कंप्लीट नेफ्रेक्टमी आप इसके अंदर कर लोगे। बाकी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी यूरिटेरिक डुप्लीकेशन, मतलब यूरिटर जो है ना वो डुप्लीकेट हो गया। ये देख रहे हो मैंने दो यहाँ पे डायग्राम बनाई, या तो दोनों अलग-अलग निकल रहे हैं या दोनों निकल तो एक जगह से आगे फिर जाके मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है एक ही किडनी से कभी कभार दो चीज़ें अगर निकल रही हैं तो वो, अब इसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास एक है वेगर्ट मेयर्स रूल। इसके अंदर रूल के मुताबिक क्या है, यूरिटर जो है ना वो मीडियली अराइज करता है लेकिन ओपन हो रहा है इन्फीरियरली। देखो ये किडनी है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से वो कह रहे हैं यूरिटर अराइज कर रहा है मीडियली, मीडियल साइड से अराइज कर रहा है। ये कि ब्लैक को ट्रेस करो, ओपन कहाँ पे हो रहा है, इन्फीरियरली ओपन हो रहा है। ये ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकता है, यूरिट्रो वेजिको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स करवा सकता है और इसकी वजह से हमारे पास इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो मीडियली अराइज करके इन्फीरियरली ओपन हो रहा है। नंबर सेकंड पे ये कहता है कि दूसरा केस है यूरिटर अराइज तो लेटरली कर रहा है लेकिन वो ओपन कहाँ पे हो रहा है, सुपीरियरली ओपन हो रहा है ब्लैडर के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो उसने रूल के मुताबिक है कि अगर जो मीडियली अराइज आ रहा है तो वो इन्फीरियरली जाएगा, जो लेटरली अराइज कर रहा है यूरिटर वो सुपीरियरली जाके ओपन होगा ब्लैडर के अंदर। तो ये मैंने सारे यहाँ पे ये ब्लैडर बनाया हुआ है, ठीक है। तो ब्लैडर की लोकेशन के मुताबिक इसने जो है ना रूल बना दिया है, जो मीडियली अराइज कर रहा है वो इन्फीरियरली जाके लगेगा MI, ठीक है, जो लेटरली अलाइज कर रहा है वो सुपीरियर। तो लस्सी से याद कर लो कि लेटरल वाला सुपीरियर है, बाकी मीडियल वाला इन्फीरियर ओपन होगा। ये MCQ आता होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है ब्लैडर के स्फिंक्टर के ऊपर। यहाँ पे देखो लेटरल वाला सुपीरियरली राइज कर ब्लैडर में ओपन हो रहा है, जो मीडियल वाला इन्फीरियर ओपन हो रहा है। वहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास मेल के अंदर ना ब्लैडर स्फिंक्टर के ऊपर होगा, बाकी फीमेल में स्फिंक्टर से नीचे जाके खुलेगा, ठीक है। जो मेल है उनके अंदर मोस्टली ये ऊपर ओपन हो रहा होता है, जो फीमेल है उनके अंदर ब्लैडर के स्फिंक्टर के नीचे जाके ये ना ओपन हो रहे होते हैं। लेकिन फीमेल में वो ये करेगा, खतून में नॉर्मल पेशाब के साथ जो है ना वो कंटिन्यूस। तो खतून क्या करती है, क्योंकि मेल के अंदर तो चलो स्फिंक्टर के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे फीमेल में क्या है, ये इसका अगर स्फिंक्टर है ना तो स्फिंक्टर के बिल्कुल नीचे ओपन हो रहा है। अब जो थोड़ा सा पेशाब यहाँ किडनी से बना है वो मुसलसल यहाँ से निकलता यूरिटर से सीधा क्या गया ब्लैडर के नीचे वाले स्फिंक्टर में। तो उस खातून को ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होगी कि मुझे पेशाब के कतरे आते हैं। वजह क्या है, जो ही हमारे पास ना पेशाब यहाँ से गुर्दा बनाएगा वो ब्लैडर में तो जा नहीं रहा, ब्लैडर से नीचे जा रहा है उसके स्फिंक्टर से नीचे, तो हमारे पास वो सारा निकल जाएगा। तो कॉन्टीन्यूस ड्रिबलिंग खतून में होती है। अजान हो रही, बाकी अजान के बाद ओके जी। शुरू में वो कह रहा है कि पेशेंट जो है ना वो हमारे पास जो यूरिटेरिक कॉम्प्लिकेशन होती है, डुप्लीकेशन होती हैं, दो यूरिटर निकल रहे हैं ना, शुरू में एसिम्प्टोमेटिक होता है, बाद में उसको UTI होना शुरू होता है, फ्लैंक पेन होती है, ठीक है। फीमेल नॉर्मली जो है ना वो कॉन्टीन्यूस ड्रिबलिंग के साथ आती है। जब आप उसको देखती हो तो आपको पता चलता है कि यार उसका जो यूरिटर है ना वो ब्लैडर के स्फिंक्टर के बिल्कुल नीचे जाके ओपन हो रहा है। ये स्फिंक्टर है तो उसके बिल्कुल नीचे, तो जब स्फिंक्टर ही नहीं होगा तो जितना पेशाब बनेगा थोड़ा थोड़ा कतरा भाई बनेगा ना, वो आके यहाँ से ड्रिबल करना शुरू कर देगा। तो कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे पेशाब के कतरे आते हैं, तो शो यूरिटेरिक कॉम्प्लिकेशन। तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, इंट्रावीनस यूरोग्राम करा लोगे, इंट्रावीनस, ठीक है। एक्सरे करने पे दोनों तरफ आपको यूरोग्राफन मिल जाएगा। टेक्नीशियम 99 इसके अंदर होता है, जिसके अंदर डेम्सा रीनल जो है ना उसके अंदर हम कर लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, जो हमारे पास यूरिटर एक्स्ट्रा है उसको डिटैच करो, पैक इन दी कॉमन शीट और उसको री इम्प्लांट कर दो। वहाँ से डिटैच करके उसको री इम्प्लांट कर दो जो मेन यूरिटर है उसके साथ। तो जो इसका पेशाब है वो यहाँ आएगा और एक ही ट्यूब से आएगा, ईजी हो गया। फिर अगर रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा तो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा, तो यहाँ फंक्शन कंप्रोमाइज है, तो फिर पार्शियल या कंप्लीट नेफ्रोक्टमी, मतलब उतना जो गुर्दा है वो नेफ्रोक्टमी काट दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इजी सी बात है। मैंने कहा ना रीनल ट्रांसप्लांट, नेफ्रेक्टमी ये हर एक में तकरीबन मिल रहा है। फिर वेज़ाइको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स का एक टॉपिक है, मतलब ब्लैडर से वापस पेशाब जा रहा है, यूरिथ्रल स्फिंक्टर टोन जो है ना वो लॉस हो गई है, जो इसकी यूरिथ्रल की स्फिंक्टर है इसकी टोन लॉस हो गई है। जब ब्लैडर भरेगा आगे से तो बंद है, अब उसने पेशाब नहीं किया तो जितना भी यहाँ से पेशाब है वो वापस जाना है। क्यों, इसकी यूरिटेरिक जो हमारे पास स्फिंक्टर है वो ख़राब है, यूरिन बैक फ्लो होगा, इसे हम कहेंगे यूरिटेरिक। जब बैक फ्लो होगा तो इसका यूरिटर अगर नॉर्मल इतने था तो अब ये फूल के इतना बड़ा हो गया, किडनी के ऊपर जाएगा, किडनी भी हमारे पास बड़ी होगी, हाइड्रोनेफ्रोसिस का शिकार होगा ये बंदा।
ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अपर हमारे पास यूरोजेनिटल ट्रैक में मोस्ट कॉमन डिफेक्ट विद यूरिटेरिक ट्रैक ऑटोसोमल डोमिनेंट है, बैक फ्लो ऑफ द यूरिन टिल किडनी, ठीक है, गुर्दे तक जाता है। बाकी वो कह रहे हैं आमतौर पे वापस नहीं जाता, यूरिटर में इंट्राम्यूरल पोर्शन होता है, जो वाल्व होती है वहाँ पे बैक फ्लो जो है ना वो प्रिवेंट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास आमतौर पे जो है ना ये किडनी है, किडनी से हमारे पास यहाँ पे इंट्राम्यूरल पोर्शन के ऊपर वो कह रहा है कि यूरिटर के ऊपर हमारे पास ना वाल्व होते हैं जो कि बैक फ्लो नहीं जाने देते। अगर ये वाल ख़राब है तो मतलब गया। विजैको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स दो तरह के, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारे पास क्या है, यूरिथ्रा ही शॉर्ट है। अगर यहाँ पे ब्लैडर पड़ा हुआ है तो इसने ब्लैडर को ही अपनी तरफ ऊपर खींच लिया है, यूरिथ्रा शॉर्ट है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पेशाब भी जमा होगा तो वो पीछे जाएगा। सेकेंडरी में वाल्व जो है ना वो ख़राब है हमारे पास, जिसकी वजह से बैक फ्लो जा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन है। मतलब यहाँ पे सेकेंडरी की वजह क्या हो सकती है, अगर यहाँ पे BPH है, बिना वो पेशाब करता है लेकिन पूरा नहीं जाता, तो फिर यहाँ पे जमा रहता है, जमा एक वक्त तक वो पीछे की तरफ जाना शुरू कर देगा, उसके बाल ख़राब कर देगा। BPH है, ऑब्स्ट्रक्शन है। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है, यूरिथ्रा के ऊपर कोई स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हमारे पास वो बैक फ्लो में चला गया। या फिर हमारे पास यूरोजेनिक कोई ब्लैडर है, ब्लैडर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो जब कंट्रैक्ट करता है आगे BPH है तो कंट्रैक्शन करते पानी ने कहीं तो जाना, तो पीछे किडनी की तरफ जाना शुरू कर देगा। ग्रेडिंग में मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरोग्राम MCU हम करते हैं, तो इसके अंदर वो कह रहा है कि हम ना यूरिटर के अंदर हम कंट्रास्ट डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ में फ्लोरोस्कोप कैमरा डाल देते हैं, इमेजिंग ले लेते हैं, तो हमें रिफ्लेक्स का पता चल जाता है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम कंट्रास्ट को अच्छे से मॉनिटर करते हैं। इसके अंदर ग्रेडिंग है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 और ग्रेड 5। 1 में हमारे पास यूरिटर बट नॉट इन किडनी, ठीक है, कंट्रास्ट सिर्फ यूरिटर में गया है, किडनी में नहीं गया। 2 में वो किडनी में भी चला गया है लेकिन अभी भी ये नॉर्मल है, डायलेटेड किडनी नहीं है, ठीक है। मतलब देखो ना कि उसने यूरोग्राफिन डाला और वो ये सिर्फ यूरिटर में ही गया है, किडनी में नहीं गया, ठीक है। मतलब इस बंदे को विजैको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स था, हमने यहाँ से नीचे से कोई भी डाला तो हमारे पास वो यूरिटर तक तो गया है लेकिन किडनी में नहीं गया। नंबर सेकंड पे वो किडनी में भी गया है लेकिन अभी कुछ भी डायलिटेशन नहीं हुई, नॉट डायलेटेड। अगर वो ग्रेड 3 में माइल्ड डायलिटेशन ऑफ द यूरिटर करवा रहा है तो ग्रेड 3 है। अगर साथ में ग्रेड 4 में क्या है, मॉडरेट डायलिटेशन है यूरिटर, ठीक है, और ग्रेड 5 में सिवियर डायलिटेशन और इवन कि वो कुछ ना कुछ किडनी को भी इन्वॉल्व कर देगा। तो सिवेरिटी के ऊपर हमने इसकी क्लासिफिकेशन की है। ग्रेड 1 में हमारे पास क्या है, ग्रेड 1 में मेरी जान सिंपल वो यूरिटर तक गया। ग्रेड 2 में हमारे पास क्या है, 2 के अंदर वो यूरिटर और फिर किडनी में चला गया यूरोग्राफिन, मतलब इतना ज़्यादा उसकी टोन लॉस हुई है। ग्रेड 3 में हमारे पास माइल्ड डायलिटेशन ऑफ यूरिटर है। ग्रेड 4 में यहाँ पे कोई भी डायलिटेशन नहीं थी, सिर्फ गया था वापस। ग्रेड 3 में डायलिटेशन माइल्ड है, 4 में मॉडरेट है और 5 में सीवियर है, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। आफ्टर वेडिंग खतून कहेगी मुझे फ्लैंक पेन होती है, यूरिनेशन के बाद रिफ्लेक्स ऊपर जाता है जो पेन करवाता है, जिसकी वजह से रिकरेंट UTI के खातून को हिस्ट्री बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। साथ में कह रहे हैं कि रीनल फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा, जब गुर्दे ही अपना काम छोड़ देंगे यहाँ से तो रीनल फेलियर का चांस बहुत ज़्यादा है। फिर मिक्चुरेशन सिस्टोयूरोग्राम, अल्ट्रासाउनोग्राफी करा लो, टेक्टीशियम 99, डेम्सा रेडियो स्कैन करवा लो, ठीक है। तो डेम्सा जो होता है ना ये हमारे पास होता है किडनी के लिए स्पेशली, ठीक है। हाइडा जो होता है वो हमारे पास होता है लीवर के लिए। UTI जो है उसके लिए एंटीबायोटिक दे दो। अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा का अर्सा गुजर गया है या 6 हफ्ते से कम, अगर 6 हफ्ते से कम है तो एम्पिसिलिन या अमॉक्सिसिलिन। अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा का अर्सा गुजर गया है और वो UTI के साथ आ रही है तो ट्राइमेथाप्रीम हो गया या सल्फा मेथाक्सोजोल जो है ना TMP आप जिसे हम कह रहे हैं वो हम इसके अंदर देंगे। तो डिपेंड करता है कि कितनी सिवियरिटी है और कितनी अरसे में आ गया। बाकी मोस्टली रिफ्लेक्स जो है ना वो हमारे पास फ़ौरन से ख़त्म हो जाया करती हैं ट्रीटमेंट से। नो सर्जिकल अगर रीनल फेलियर में चला गया तो फिर हम सर्जिकल इंटरवेंशन करवाने, यूरिथ्रोवेदाकोप्लास्टी करनी होती है, कोई स्ट्रक्चर है नैरोइंग है उसको रिमूव करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है जहाँ पे है। जो डिफेक्ट हमने पीछे पढ़े हैं ना उसको ठीक करेगी। स्टिंग ऑपरेशन में हम सब ट्राइगोनल इंजेक्शन लगाते हैं जिससे यूरिटर कंप्रेस हो जाता है और वो बैक फ्लो नहीं करता, ठीक है। तो सब ट्राइगोनल इंजेक्शन लगाने से यूरिथ्रा जो डायलिटेड होगा वो कंप्रेस होगा जिससे वो उसकी डायलिटेशन नहीं होगी। री इम्प्लांटेशन ऑफ यूरिटर भी हम कर सकते हैं अगर वो गलत जगह पे लगा हुआ है, ठीक है, और उसकी वजह से ड्रिबलिंग हो रही है खातून को तो उसको हम ठीक जगह पे लगा देते हैं। मतलब अगर ये है ब्लैडर यहाँ पे लगा हुआ तो इसको हम यहाँ से काट के इसको ऊपर कहीं लगा देंगे ताकि वो स्फिंक्टर के अंदर कंट्रोल हो जाए वो सारे के। बाकी टीट दिखा था BPH हो गया। तो ये हमारे पास होता है जी विदाको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स के अंदर हमारे पास जो काम आ गया। फिर हमारे पास होता है जी यूरिटेरिक इंजरी। जो यूरिटर है किडनी से जो यूरिटर निकल रहा है इसकी इंजरी कब कब हो सकती है। ये हमारे पास किडनी है, ये ब्लैडर है। अब दरमियान में जो यूरिटर है इसकी इंजरी के बारे में देखते हैं। तो वो कह रहा है कि हमारे पास ना इंटरनल कुछ इंजरी होती हैं, कुछ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहर से कोई मुक्का लगा, ब्लंट ट्रॉमा लगा, गिरा है वो, या कोई पेनिट्रेटिंग गन शॉट है या वाउंड है या कोई खंजर लगा है तो खंजर ने जाते जाए या गन शॉट ने इसको यूरिटर को दरमियान से काट दिया।
इंटरनल में क्या है, इट्रोजेनिक है। सर्जरी करने के बाद मतलब कोई था सर्जन जो अभी अनट्रेंड था, ठीक है, उसने करते करते एक पता ही नहीं चला उसने जो है यूरिटर भी काट दिया। स्ट्रक्चर वहाँ पे कोई डेवलप हो गया। हिस्टेरोस्कोपी मतलब जो ये पूरी की पूरी जो है ना वो यूट्रस रिमूव करते हैं, उस दौरान ये अमूमन गाइनी वाली जो है ना, ठीक है। या फिर यूरिट्रोस्कोपी, हम कैमरे डाल के देख रहे थे और हमने कोई ज़्यादा तेज़ से जो है ना वो उसको चलाया तो वो कैमरा जाके लगा, उसने यूरिटर की इंजरी करवा दी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, यूरिन लीकेज होगा, यहाँ से लीक करके कहाँ जाना, पेरिटोनियम में जाना, इन्फेक्शन करवाना है, फीवर होगा, फ्लैंक पेन होगी, कॉन्टीन्यूस इलियम के ऊपर इरिटेशन होगी और पैरालिटिक इलियस होगा। तो यूरिटेरिक इंजरी में हमारे पास क्या है, पैरालिटिक। क्यों, सारा पेशाब जो है ना उसका वो चला गया है पेट के अंदर। पेट में क्या है, पेरिटोनियम और सारी की सारी वो इलियम, ईसियम और इलियम हो गया और बाकी वो कोलोन वगैरह। तो इलियम के ऊपर जो है ना वो जाके ज़्यादा इफेक्ट है, इसे पैरालिटिक इलियस कहते हैं। मोटेलिटी कम हो जाएगी और बंदा शदीद कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, ठीक है। जब इलियम ने मूव भी नहीं करना तो आगे कोई फीसिस भी नहीं जाएगा, तो इसके अंदर हमारे पास उसको बुखार होगा, पेन होगी और हमारे पास पैरालिटिक मास फीलिंग होगी। हम जब ड्रेन डालेंगे तो मुसलसल जो है ना यूरिन आना शुरू हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस यूरिन, वो रुकेगा नहीं। क्यों, जितना पेशाब किडनी बना रही है सारा तो बाहर आ रहा है, ब्लैडर के अंदर जा ही नहीं रहा वो, ठीक है। तो इससे फ्लो में इन्वेस्टिगेशन में हम सीरम क्रेटिनिन चेक करेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। अगर लाइगेचर होगा तो वहाँ पे एनयूरिया के साथ भी अगर मतलब उसको बिल्कुल जो है ना ये वाला जो कंस्टिट्यूशन है, स्ट्रक्चर डिवेल्प है यहाँ पे कोई, तो बिल्कुल पेशाब बंद हो जाएगा उस साइड का, ठीक है। आप इसमें इंट्रावीनस यूरोग्राफिन कर लो, ठीक है। उसके मरीज़ के क्यूबिटल फोसा के अंदर जो है ना वो आप डालेंगे डाई, और उससे आप देख लेंगे कहाँ कहाँ मसला है। GFR में यूरिटर और ब्लैडर वह सारा देख लेंगे। बाकी रेट्रोग्रेड यूरिट्रोस्कोपी मतलब ब्लैडर से आप डालेंगे और वहाँ से ऊपर देखते जाएंगे, जहाँ पे आपको डिफेक्ट नज़र आ जाए कैमरे से तो आप उसको देख लेंगे। बाकी यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास रेट्रोग्रेड यूरिट्रोस्कोपी में हमारे पास जो है ना वो डाई जो है ना वो हमने डालनी होती है। मसला कहाँ पे है वो हम देख लेते हैं साथ में कैमरा लगा के। मैनेजमेंट इमीडिएट है। अगर एनयूरिया होगा, फेलियर होगा तो मतलब गुर्दे भी ख़राब हो सकते हैं। डिले, नॉट फिट फॉर एनेस्थीसिया। डिले कब करना है, अगर वो एनेस्थीसिया के लिए फिट नहीं है तो फिर पहले इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दे दो, फिर परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी जो है हम कर देते हैं, वो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। फिर सर्जिकल इंटरवेंशन में हम अगर कह रहे हैं कि कंट्यूजन हो, पार्शियल ट्रांजैक्शन हो या कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो। कंट्यूजन में मतलब एक हल्का सा बस जहाँ पे झटका लगा यूरिटर को, यूरिटर अभी लगा हुआ है लेकिन उसको थोड़ा सा जो है ना वो कंस्ट्रिक्शन सी आ गई है, ठीक है। तो इसके अंदर अब क्या करें, कंट्यूजन के अंदर वो कह रहे हैं हम जे स्टंट डाल दें किडनी से। ये देख रहे हो एक ये डबल जे, इसको कहते हैं जे या इसको डबल जे स्टंट कहते हैं कि जो किडनी से लेके यूं 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 जो इसकी कंस्ट्रिक्शन है उसको ये जाके खोल देगा और ये हमने ये यूरिटर को डायलेट कर देगा। 6 हफ्तों तक हमने रखना है, फिर हम निकाल देना है। तो उसके बाद 6 हफ्ते रखने का क्या मतलब है, अगर यहाँ पे इंजरी हुई है तो यहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाएगी, लेकिन वो दरमियान में जो स्टंट डला हुआ है तो इस वजह से वो यूरिटर कंस्ट्रिक्ट दोबारा नहीं करेगा। फाइब्रोसिस होकर हील होकर एक नॉर्मल पोजीशन 6 हफ्ते के अंदर बना लेगा। उसके बाद आप जे स्टंट रिमूव कर दो। अगर पार्शियल ट्रांजैक्शन है, यहाँ से इतना सा हल्का सा कटा है बाकी दूसरा ठीक है, तो इसके अंदर रिपेयर कर दो, सूचर यहाँ पे सूचर लगा के इसको आपस में पकड़ के रिपेयर कर दो। फिर कंप्लीट मतलब दोनों तरफ से कनेक्शन ही काट गया, कंप्लीट ट्रांजैक्शन ऑफ यूरिटर। इसके अंदर हो सकता है कि उसकी लेंथ लॉस हो जाए, मिनिमम लेंथ लॉस है या फिर मैक्सिमम लेंथ है। 3 चांसेस है ना, अब थोड़ी सी लेंथ लॉस हुई है या बहुत ज़्यादा लेंथ लॉस हुई है। अगर लेंथ लॉस ही नहीं हुई लेकिन दरमियान से दोनों आपस में कनेक्शन कट गया तो टेंशन फ्री एंड टू एंड एनास्टोमोस कर दो। दरमियान में इनका अनास्टोमोसिस बना के, लेकिन वो इसके अंदर कोई भी खिंचाव ना हो। खिंचाव होगा तो वो फिर हमारे पास मसला करेगा, ठीक है। तो टेंशन फ्री एंड टू एंड एनास्टोमोसिस इसके दरमियान कर दोगे, जोड़ दोगे, बस ठीक हो जाएगा। अगर मिनिमम या लिटिल लेंथ लॉस है, ये ठीक जा रहा था यहाँ से इतना सा लेंथ लॉस है, तो आप क्या करोगे, जो उसका ब्लैडर है, ठीक है, उसको थोड़ा सा मोबिलाइज करके, ठीक है, उसको ब्लैडर को थोड़ा सा ऊपर लाओगे और ये जो हिस्सा इतना छोटा है ये इसके बराबर आ जाएगा इसके ऊपर। तो मोबिलाइज कब करना है, मिनिमम लेंथ लॉस के अंदर जो है ना, या लिटिल लेंथ, ब्लैडर को मोबिलाइज करके एंड टू एंड उसका अनास्टोमोस करके सूचर यहाँ पे लगा देंगे तो ब्लैडर थोड़ा सा ऊपर आ गया, कोई मसला नहीं, लेकिन ये तो जुड़ गया ना, ठीक है। इससे हम कहते हैं बोरिस फ्लैप जो है ना, मतलब ब्लैडर से ही कभी कभार हम फ्लैप लेके लगा देते, या फिर हम सॉस मसल जो है ना, ठीक है, टांग के ऊपर से सांस मसल, उसका भी कभी कभी अगर फ्लैप लगाना पड़ जाए तो हम लगा सकते हैं। अगर कंप्लीट ट्रांजैक्शन है, मतलब यहाँ से और यहाँ से इतना ज़्यादा जो है ना वो लॉस हो चुका है, तो जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, या आप अपेंडिक्स को काट के यहाँ से यहाँ लगा दो, या फिर आप इलियम जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको काट के या इनके दरमियान लगा दो, ठीक है। या फिर आप ट्रांस यूरिथ्रल यूरिट्रोस्कोपी में हमारे पास क्या करते हैं कि जो ये वाला किडनी का यूरिटर है, ये वाला किडनी का,
ये सपोज करें लॉस हुआ, ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसको आप डायरेक्ट इसके साथ जोड़ दो, ये रास्ता इसका इसके साथ राइट वाले का लेफ्ट वाले के साथ जोड़ दो, तो ट्रांस यूरेथ्रोस्कोपी करके ना आप इसके आपस में जोड़ दो। बाकी ऑटो ट्रांसफ्यूजन ऑफ द किडनी में गुर्दे को उठा के नीचे ले जाओ, मतलब अगर बहुत ज़्यादा लॉस है, ठीक है, तो इस मतलब यहाँ से ला तो गुर्दे को थोड़ा सा नीचे आप मूव कर लो, जिस तरह हमने वहाँ से ब्लैडर को ऊपर किया था, वहाँ से फ्लैप लिया था, यहाँ पर आप गुर्दे की लोकेशन थोड़ी सी नीचे कर दो ताकि वो उसके बराबर आ जाए, और वहाँ पे अगर मार्क लॉस है तो फिर हमें नेफ्रोक्टमी का, अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, हमारे पास कुछ भी नहीं, ना अपेंडिक्स काम आ रही ना फिर आप एंड पे ना नेफ्रोक्टमी जो है ना वो सब के अंदर आप फिट कर सकते हैं। होपफुली समझ आ गई, बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, अगर नहीं समझ आ रही तो ईजी है। बोरिस फ्लैप आपने याद रखना है, जो कि मैंने बताया कि हम ब्लैडर से ये सॉस मसल से जो है ना वो हम इसका फ्लैप लेते हैं। नेक्स्ट है पेल्विक यूरिटेरिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसके अंदर देखो ना, जो पेल्वस किडनी का जो पेल्वस है और यूरिटर के दरमियान में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, पोस्ट केवल यूरिटर में हमारे पास या इन्फीरियर वेना केवा के पीछे जो है ना यूरिटर पड़ा होता है, तो उसके ऊपर कोई भी कंप्रेशन आ गई है, ठीक है, आगे इन्फीरियर वेना केवा इसके बिल्कुल पीछे से यूरिटर आ रहा है, तो इसके ऊपर कोई भी हमारे पास कह रहा है कंस्ट्रिक्शन आ सकती है, तो वो कह रहा है कि इसके अंदर हमारे पास पेल्विक यूरिटरिक ऑब्स्ट्रक्शन में फ्लो ऑफ द यूरिन, ठीक है, वो सारे का सारा यूनिलेटरल भी हो सकता है, लेफ्ट साइड कह रहे मोर कॉमन है, इसकी वजह से हमारे पास क्या, जब यहाँ पे सारा ब्लॉकेज है तो किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है। ईजी हो गया। इसके अंदर वो कह रहा है कि स्टीनोसिस है, ठीक है, न्यूनेट्स के अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस है, बाकी स्टीनोसिस है, और एबनॉर्मल लेफ्ट रीनल आर्टरी है, स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन है, ओलिगोयूरिया है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में इनिशियली एसिम्प्टोमेटिक है, पाल्पेबल एब्डोमिनल मास और आपको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, खुद भी लिख सकते हो। एंटीनेटल चाइल्ड के अंदर अल्ट्रासाउंड करवा लोगे, ओलिगोयूरिया सबसे ज़्यादा कॉमन है बच्चों के अंदर, मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरोग्राम 99 टेक्नीशियम 99 करवा लोगे, ठीक है, तो इसके अंदर आप स्कैन में आपको मिल जाएगा। बाकी माइल्ड टू मॉडरेट है तो इसके अंदर ऑब्जर्व करना है पेशेंट को, अगर सीवियर है तो आप क्रेटिनिन का लेवल देख लोगे, वो बहुत ज़्यादा रेज होगा, ठीक है। RFT करवा लोगे तो हमारे पास वो सारे डी रेंज मिलेंगे। अब इसके अंदर करना क्या है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो आप ऑपरेशन ओपन सर्जरी कर लो या एंडोस्कोपिक सर्जरी कर लो। एंडोस्कोपिक में क्या कहते हैं, जहाँ पे तंगी है, ठीक है, वहाँ पे इसको डायलेट करके, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके बलून के साथ डायलेटर, वहाँ पे मतलब यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे बलून लगा के इसको फुला के इसको सारे का सारा खोल दो, बलून डायलेटर यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। ओपन सर्जरी में क्या होता है हमारे पास कि हमने इसने लिखा हुआ है कि एंडरसन हाइवन डिसमोल्यूट पाइलोप्लास्टी, ये बुक के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये उसने यहाँ पे लिखा हुआ, द ऑपरेशन ऑफ चॉइस इज एंडरसन हैनिज डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी, ठीक है, ये वाला ऑपरेशन। तो ये आप इसके अंदर कर रहे हो, यहाँ पे ये देख रहे हो कितना बड़ा जो है ना वो आपको यूरिटर मिल रहा है। तो सारी बातें मैंने यहीं से लिखी हुई हैं, कोई इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड यही है, बाकी एंडोस्कोपिक अप्रोच है, पर फोलीज वी वाई पाइलोप्लास्टी कर सकते हैं। फिर एक हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है यूरिट्रोसील, मतलब हमारे पास सिस्टिक डायलेटेशन ऑफ द यूरिटर। नॉर्मल यूरिटर यू है, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई भी यूँ पे सील का मतलब है कोई भी सिस्ट बन गई है, ठीक है। तो अब फीमेल में 4 टाइम मोर कॉमन है। कोबरा हेड अपीयरेंस, मतलब जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है ब्लैडर के अंदर, उसके ऊपर यूँ करके, जैसे कोबरा का हेड होता है ना, ठीक है, इस तरह करके आपको ये देख रहे हो कोबरा का हेड, ये तो कोबरा हेड अपीयरेंस यहाँ पे आपको यूरिट्रोसील में मिल रही है। फीमेल में रिकरेंट यूटीआई पाल्पेबल मास जो है ना आपको मिल जाएगा। अल्ट्रासाउंड के ऊपर यूरिनरी रिटेंशन आपको मिलेगी, हाइड्रोनेफ्रोसिस मिलेगा, सारी बातें। मिक्चुरेशन सिस्टोयूरोग्राम करेंगे तो फीलिंग डिफेक्ट होगा, सिस्टोस्कोपी आप ब्लैडर के लिए कर लोगे। बाकी वो कह रहा है कि इसके अंदर डायथेरेपी में हमारे पास जो भी सिस्ट है उसकी डी रोपिंग करके ना, जहाँ पे उसका कोबरा का हेड है वहाँ पे आप डायथेरेपी मारोगे, उसको ठीक कर दोगे। एक्टोपिक सीट रीइम्प्लांटेशन ऑफ द यूरिटर, मतलब यूरिटर वहाँ से काट के ब्लैडर किसी और जगह पे रीइम्प्लांट कर दो। बाकी MCQs में कह रहा है कि अपर जेनिटो यूरिनरी ट्रैक मोस्ट कॉमन एनॉमली कौन सी है, यूरिटर डुप्लीकेशन है। लोअर यूरिनरी ट्रैक में यूरिटर वेजाइको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स जो है सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। तो ये 2 MCQs मैंने आपसे, अगर अपर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे यूरिटर की डुप्लीकेशन सबसे ज़्यादा देखी गई है। अगर लोअर जेनेटो यूरिनरी की बात करें नीचे वाले में, तो विजाइको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स वाला सबसे ज़्यादा देखा गया। तो ये 2 चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास है जी रीनल स्टोन। तो यार रीनल स्टोन में जो कह रहा है कि हमारे पास 20 से 50 साल की उम्र में मोस्टली जो है ना वो हमारे पास देखे गए हैं। रीओकरेंस बार बार हो जाते हैं। 10% चांसेस है कि अगर आज ख़त्म करवाया है किसी ने स्टोन तो 1 साल बाद दोबारा भी हो सकता है। 50% चांसेस देते हैं कि 10 सालों के अंदर अंदर जो है ना वो हमारे पास दोबारा हो जाए, ठीक है। मतलब आज अगर किसी ने करवाया 10 साल बाद हो सकता है, उसको 50% चांस है कि दोबारा हो जाए। इसी वजह मरीज़ को बताना है। एक तो हमने स्टोन को ट्रीट करना होता है, उसकी रीओकरेंस को अवॉइड करना, हमारा एम ये होना चाहिए। टाइप क्या हो सकती हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट हो सकती हैं। ये आपने क्लास 8 से 6 से पढ़ते आ रहे हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड, स्टू वाइट, मतलब जिस तरह सींग होती है ना उस तरह के स्टोन जिसे हम कहते हैं ब्रांचिंग स्टोन।
सिस्टीन कंटेनिंग स्टोन है, जेंथीन है, ड्रग इंड्यूस स्टोन है, सिलिकेट स्टोन आ जाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा एंटासिड्स लेते हैं उनके अंदर जो है ना वो सिलिका वगैरह के जो है ना वो, ठीक है, उनके अंदर भी हमारे पास है। फिर रेडियो ओपेक और रेडियो ल्यूसेंट। रेडियो ओपेक जो है ना वो हमारे पास विजिबल होते हैं एक्सरे के ऊपर, ठीक है, जबकि रेडियो ल्यूसेंट हमें एल जहाँ पे मैंने आ रहा था, मैंने कहा वो एक्सरे करवा लोगे आपको नहीं नज़र आएंगे, एक्सरे के ऊपर एल नज़र नहीं आता, ठीक है। जितने भी लोग एक्सरे करवा रहे हैं उनको एल, उनका एल नज़र नहीं आता, तो फिर हमें उसके लिए फिर हमें स्पेशल अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें होंगी। अब देखो स्टोन में वो कह रहा है कि एसिडिक स्टोन भी हो सकती हैं, बेसिक स्टोन भी हो सकती हैं, दो टाइप्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मोस्ट कॉमन कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है ना, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन है कैल्शियम ऑक्सलेट, CO साहब होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। इर्रेगुलर शार्प इसकी प्रोजेक्शन होती है, क्योंकि ये बिल्कुल छुरियों की तरह जो है ना स्टोन बने होते हैं, तो जहाँ पे लगते हैं वहाँ पर परफोरेशन करवाते हैं, ब्लीडिंग ही मचूरी आ जाता है। रेडियो ओपेक होती हैं, अच्छी बात ये है CO साहब नज़र आ जाते हैं, ठीक है, मतलब एक्सरे हमने करवाया, ओपेक है मतलब नज़र आएगा, ये प्लेन एक्सरे के ऊपर नज़र आ जाएगा। रिस्क फैक्टर क्या है, कैल्शियम और ऑक्सलेट। कैल्शियम में हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीयूरिया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास हाइपर पैराथायराइडिज्म है। हाइपर पैराथायराइड में क्या होता है, कैल्शियम जो है ना वो ज़्यादा ब्लड में आ जाती है, जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होता है। ऑक्सलेट अगर वो ज़्यादा खा रहा है ऑक्सलेट किसी वजह से, और हाइपर ऑक्सिलियोयूरिया हो गया, तो इसके अंदर हमारे पास चांसेस हैं कि उसको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन हो जाए, ठीक है। बाकी नंबर सेकंड पे हमारे पास है यूरिक एसिड, तो जिनके अंदर ये भी एसिडिक स्टोन है, ये भी कैल्शियम ऑक्सलेट भी हमारे पास था। सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन है, फर्स्ट वाला CO था, सेकंड वाला यूरिक एसिड है। हार्ड स्टोन होता है, स्मूथ होता है, रेडियो ल्यूसेंट है, एक्सरे के ऊपर नज़र नहीं आता। एल मतलब ल्यूसेंट है तो ये नज़र नहीं आएगा यूरिक एसिड वाला, तो इसके लिए हमें स्पेशल CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा या इंट्रावेनस यूरोग्राम कराना पड़ेगा। रिस्क फैक्टर क्या है, यूरिक एसिड बंदे का ज़्यादा है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है, गाउट है, लिश-निहान सिंड्रोम, या प्यूरिन या पैरामेडिन की सिंथेसिस ज़्यादा है। तो मतलब जो गोश्त ज़्यादा खा रहे हैं या यूरिक एसिड उनका ज़्यादा, तो इसके अंदर हाइपरजेंथीन हो गया, जेंथीन, वजह क्या, हाइपोजेंथीन जेंथीन के अंदर कन्वर्ट होता है जेंथीन यूरिक एसिड में। इसके दरमियान हमारे पास एंजाइम आता है जेंथीन ऑक्सीडेज, जो हाइपोजेंथीन को जेंथीन के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब इस एंजाइम को जो है ना रोकने के लिए हम बाहर से एलोप्यूरानोल जो है ना वो देना पड़ता है। जब एलोप्यूरानोल आता है तो यहाँ पे दरमियान में जो एंजाइम वर्क कर रहा है उसको एलोप्यूरानोल रोक देगा, हाइपोजेंथीन जेंथीन में नहीं आएगा, जेंथीन यूरिक एसिड में नहीं जाएगा। तो यूज़ एलोप्यूरानोल टू प्रिवेंट दी रीओकरेंस। अगर हमने दोबारा एक दफ़ा निकाल दिया दोबारा ना हो तो हम एलोप्यूरानोल की गोली उसे दे देते हैं। स्टुवाइट स्टोन मतलब इसको स्टेगहॉर्न स्टोन कहते हैं, जिस तरह सींग होते हैं 12 सींगा के, इसको हमारे पास ट्रिपल स्टोन भी कहते हैं। इसके अंदर होता है कि MAC कैल्शियम, मैग्नीशियम और अमोनियम, ठीक है, या AMC आर्मी मेडिकल कॉलेज। तो इसके अंदर कैल्शियम, अमोनियम और नहीं फास्फेट भी था यार, हाँ फास्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अमोनियम स्टोन होते हैं। जस्ट एक मिनट, स्टुवाइट STUVIT स्टुवाइट, इसके अंदर था मैंने निमोनिक में था MAP मैप, यस MAP मैप, मैग्नीशियम, अमोनियम और फास्फेट, ये तीन होते हैं। कैल्शियम इसके अंदर आई थिंक गलती से लिखा गया, ठीक है। मैग्नीशियम, अमोनियम, फास्फेट स्टोन जो है ना वो मिल के, मैग्नीशियम, अमोनियम और फास्फेट मिल के एक स्टोन बना जिसे कहते हैं स्टेगहॉर्न स्टोन या स्टुवाइट स्टोन। तो ये तीन का कम्बिनेशन है इसके अंदर, ठीक है। तो 12 सींगा तीन और सींगों का कम्बिनेशन हमारे पास बना देता है। लार्ज होता है, सींगों की तरह होता है, ब्रांचिंग होता है, ठीक है। और ये जब ब्रांचिंग इस तरह है तो बंदे के थोड़ा हल्का सा भी झटका लगा तो ये फाड़ देगा किडनी को, एंड स्टेज रीनल फेलियर करवा देता है बंदे का, खतरनाक तरीन है। फीमेल में ज़्यादा होता है, ठीक है, हैवी जो हैविंग शॉर्ट यूरिथ्रा, जिनका यूरिथ्रा शॉर्ट है तो उनके अंदर इसके अंदर UTI बहुत ज़्यादा, प्रोटीएस ऑर्गेनिज्म बार बार आके जो है ना वो अपना काम दिखाएगा, यूरिएज बनाएगा, यूरिएज क्या करेगा, अमोनिया की सिंथेसिस करेगा। वो फीमेल जिनके अंदर बार बार UTI होता है ना, उनके अंदर देखा गया कि हमारे पास जो प्रोटीएस ऑर्गेनिज्म है वो आएगा, वो क्या करेगा, जो अमोनिया है उसकी बॉडी में उसको अमोनिया की प्रेसिपिटेशन करवा देगा। तो मैग्नीशियम, अमोनियम फाज में, तो मैग्नीशियम, अमोनियम कहाँ से आया, उसने अमोनिया जो सिंथेसिस कर रहा था वो कौन, प्रोटीएस, वहाँ से आया, वो स्टेगहॉर्न बनाने में बोल। तो जितनी भी खवातीन सुन रही है अपने आप को UTI से बचाओ। फिर हाउ टू मैनेजमेंट में इसके अंदर परकुटेनियस नेफ्रोस्टमी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रोप्सी कर सकते हैं, मतलब बाहर से हम रेज मारेंगे और उसको तोड़ देंगे, ठीक है। एक ही वक्त में करना पड़ेगा परकुटेनियस नेफ्रोस्टमी भी, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल भी। इसके अलावा कह रहे हैं हमारे पास एक सैंडविच टेक्निक होती है, ऊपर नीचे से हम कर लेते हैं तो वो हो जाती है, ठीक है। रीओकरेंस से बचने के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं ताकि ना तो उसको UTI हो ना उसके अंदर फिर
अमोनिया जो है ना वो प्रेसिपिटेट हो। तो इसके अंदर एटॉक्सिक हाइड्रोमिक एसिड जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं। जिसमें स्टोन में हमारे पास मोस्ट कॉमन मेल में इन्फेक्शन की वजह से जो है ना वो फीमेल में सबसे ज़्यादा जो है ना यूटीआई एक बड़ी वजह होती है। इजी हो गया। फिर है हमारे पास सिस्टीन कॉन्टेनिंग स्टोन। सिस्टीन प्रोटीन है ना, ये रेडियो ओपेक होता है, नज़र आ जाता है। सिस्टीनो यूरिया के साथ एसोसिएटेड होता है, वेरी हार्ड होता है। इसके लिए एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल ECSWL एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी जो है ना करवानी पड़ती है। ठीक हो गया। फिर बेंजीन शेप स्टोन होती हैं ये, ठीक है, जिस तरह बेंजीन होती है ना ये 6 कोनों वाली, ये डी, इसके लिए हम डी पेंसिलिनामीन जो है ना वो ड्रग यूज़ करते हैं। लास्ट में है जी ज़ैंथीन कॉन्टेनिंग स्टोन एसोसिएटेड विद ज़ैंथीनो यूरिया। ये सिस्टीन वाला सिस्टीनो यूरिया के साथ था, ये ज़ैंथीन वाला ज़ैंथीनो यूरिया के साथ आ जाता है। ये रेडियो ल्यूसेंट होता है, नज़र नहीं आता, तो इसके लिए हम रोकने के लिए हम इसका रंग जो है ब्रिक रेड होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमने एलोप्यूरानोल जो है ना वो यूज़ करनी होती है, ये वाला। जिस तरह हाइपोजेंथीन था ना ज़ैंथीन वाला, ये अब ज़ैंथीन को रोकने के लिए भी हम इसके लिए एलोप्यूरानोल, ना ज़ैंथीन बने ना इसके अंदर हो। ड्रग इंड्यूस होते हैं कुछ, जिसके अंदर हमारे पास पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, जिसके अंदर ट्राई एमिट्रोन स्टोन होती हैं। एडिनोवेज होते हैं जिसके अंदर प्रोटीएज की इनहिबिशन करनी होती है, जो कि HIV के अंदर यूज़ होती है, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस, ये भी रेडियो ल्यूसेंट होती हैं। बाकी सिलिकेट कॉन्टेनिंग स्टोन जो लंबे अरसे तक एंटी एसिड यूज़ करती हैं ना, ठीक है, तो इनके अंदर सिलिका जो है ना वो हमारे पास जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और स्टोन करवा देता है। अब यहाँ पे अब देखो, हमने पढ़ा है कुछ रेडियो ल्यूसेंट पढ़े हैं और कुछ हमारे पास रेडियो ओपेक पढ़े हैं, कुछ एसिडिक पढ़े हैं, कुछ बेसिक पढ़े हैं स्टोन। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने टेबल बना दिया है। जो रेडियो ल्यूसेंट है, जो नज़र नहीं आते, L नज़र नहीं आता, ठीक है, L कभी भी नज़र नहीं आया। टिक्सू TIXU, ठीक है, ट्राई ज़ैंथीन यूरिक एसिड, एडेनोवेर्स और ट्राई एमिटिलोन, ये वाले जो 3 स्टोन हैं ना, 4 वाले, ठीक है, TIXU, ये वाले नज़र नहीं आते, ये L के ऊपर है। बाकी जो है ना वो रेडियो ओपेक है, जिस तरह कैल्शियम ऑक्सलेट, CO साब और बाकी जितने भी हैं। एसिडिक के अंदर CCU आ जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट, सिस्टीन और यूरिक एसिड। इसमें भी एसिड आ रहा है, सिस्टीन और कैल्शियम ऑक्सलेट, ये 3 वाले। CCU ICU होता है ना, उसके साथ ही CCU कार्डिक कंजेस्टिव यूनिट होता है, CCU, ठीक है, जो दिल के होते हैं, तो वहाँ पे याद कर लो कि वहाँ पे बड़ा एसिड होता है, ठीक है। तो सिस्टीन, कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड एसिडिक है, और टिक्सू जो है ना, ज़ैंथीन, यूरिक एसिड, एडेनोवेर्स और बाकी सारे वो हमारे पास रेडियो ल्यूसेंट है, बाकी जितने भी हैं वो रेडियो ओपेक होंगे। अच्छा, अब आ जाता है जी रीनल स्टोन क्यों होते हैं। इडियोपैथी की वजह है, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीयूरिया, कैल्शियम ऑक्सलेट है, यूरिक एसिड ज़्यादा है, या किसी को गाउट है, यूरिक एसिड, लेशेहान सिंड्रोम है, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है, ठीक है। इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास कौन से होते हैं, स्टेगहॉर्न, मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट स्टोन होते हैं। एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से सिस्टीन स्टोन बनते हैं, जिसकी वजह से सिस्टीनो यूरिया होता है। डिहाइड्रेशन के अंदर क्या होता है, GFR कम होता है, तो कंसनट्रेटेड यूरिन जहाँ पे होगा वो हमारे पास सिस्टोन, विटामिन A डेफिशिएंसी में N यूरिया, और इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन होंगे। डाइटरी फैक्टर में पेशेंट जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हैं, कट्टा बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है, हाई साल्ट इनटेक जो ले रहे हैं, जेनेटिक फैक्टर जिनका बहुत है, इनिशियली एसिम्टोमेटिक है, लेकिन साथ में फिर उसको पेन, हीमाचूरिया, इन्फेक्शन और पास इन यूरिन उसको आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ईजी वे है, थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर दें, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। दैन हमारे पास स्टोन एट दी किडनी लेवल, तो इसके अंदर रीनल पेल्वस के ऊपर हमारे पास हो सकता है, ठीक है। तो जो स्ट्रेचिंग और रिलैक्सेशन के दौरान जो है ना उसको नॉन क्लोएकी एब्डोमिनल पेन होगी। अगर वो यूरेटर में आ जाएगा तो वो उसके बाद उसको क्लोएकी पेन होगी, ठीक है। जब तक ये किडनी में है तो नॉन क्लोएकी एब्डोमिनल पेन है, जब वो यहाँ मरोड़ वाली पेन, जब यूरेटर में आ गया तो फिर उसको मरोड़ वाली पेन आ जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है कि फ्लैंक पेन जो है ना, अगर तो वो लेफ़्ट साइड पे है तो वो कोई डाइवर्टिकुला हो सकता है, लेकिन अगर राइट साइड पे है तो फिर हमारे पास अपेंडिसाइटिस इसकी एक बड़ी वजह है। फिर यूरेटर के ऊपर जो है ना हमारे पास स्टोन जो है ना, यहाँ अब यूरेटर के अंदर जो स्टोन है, अपर 1/3 में हो सकता है, मिडल 1/3 में हो सकता है, लोअर 1/3 में। अपर 1/3 में हमारे पास जो फीमेल है ना, उसको कहाँ कहाँ पे फील होगी पेन, फीमेल को लेबिया मेजोरा के ऊपर, जितनी भी फीमेल अपनी लेबिया मेजोरा को फील करो। अगर आपके यूरेटर के अपर 1/3 में स्टोन है तो वो पेन सीधा लेबिया मेजोरा में, और बॉयज़ अपने टेस्टिस को फील करो तो टेस्टिस के अंदर पेन है तो अपर 1/3 का मसला है, ठीक है, मतलब वहाँ पे स्टोन है, टिपिकल निशानी। अगर अब मैं कहता हूँ स्टोन नहीं, ये मिडिल 1/3 के ऊपर है, तो इसका इलिक फोसा हाइपोगैस्ट्रिक के ऊपर जाएगा, और वो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक ग्लॉसल नर्व के ज़रिए जो है ना वो आपके जो राइट और लेफ्ट इलिक फोसा जहाँ पे भी दर्द हो रही है वहाँ पे, मतलब मिडिल में। अगर लोअर 1/3 में स्टोन है यूरेटर के,
तो इसका मतलब है कि ये इलियो इनग्वाइनल नर्व के ज़रिए ये स्क्रोटम के अंदर जाएगा और पेरिनियम के अंदर जाएगा। तो पूरी स्क्रोटम और पेरिनियम के अंदर मतलब लोअर 1/3 के अंदर स्टोन है हमारे पास, ईजी हो गया। अब स्टोन अगर इंट्राम्यूरल है तो पेन जो है ना मैक्चुरेशन के थोड़ी देर बाद जो है ना, जब उसने पेशाब कर लिए तो उसके बाद जो है उसको पेशाब में दर्द और वो सारी की सारी कंडीशन होगी इंट्राम्यूरल की वजह से। इन्वेस्टिगेशन यूरिन RA, अल्ट्रा कल्चर करवा लो, अल्ट्रासाउंड करवा लो, एक्सरे KUB करवा लो, इंट्रावीनस यूरोग्राम और नॉन कंट्रास्ट CT, ये हमारे पास है रीनल स्टोन के लिए। मैंने शुरू में सारा आपको यहाँ पे ये वाला बता दिया था कि ये वाले सारे प्रोसेस आप याद कर लो, रटा मार लो, बेड रेस्ट करवा दो, बाकी वो सारे पीन लो, लो प्रोटीन करवा दो, मोस्टली यही है, ठीक है। बाकी वो कह रहा है कि यूरिन में हम उसका कलर देखते हैं, pH देखते हैं, ग्रेविटी देखते हैं, शुगर, RBC, WBC, ये कल्चर और सेंसिटिविटी में। बाकी एक्सरे KUB में 90% रेडियो ओपेक होते हैं जो नज़र आ जाती हैं, जो नज़र नहीं आते वो टिक्सू हैं और एसिडिक वाले हैं, CCU वाले बस हमारे पास है। बाकी गाल ब्लैडर स्टोन रेडियोल्यूसेंट है, इजीली नज़र नहीं आते, इसके लिए हमें MRI करवानी पड़ती है। बाकी वो ये है ऑब्स्ट्रक्शन से नीचे पैथोलॉजी को देखना है तो हमारे पास रेट्रोग्रेड यूरिट्रोस्कोपी जो है ना वो यूरिट्रोग्राफी करवा लेनी होती है। अगर रीनल फंक्शन देखना है तो हम रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन हम करवा देते हैं, नॉन कंट्रास्ट CT रेडियो पे, बाकी और कुछ भी नहीं है। डेम्पा स्कैन जो है ना वो हम करवाते होते हैं, जिसे हम डाइमर कैप्रोसक्सिनिक एसिड जिसे हम कहते हैं ना, ठीक है। ये हम एक्सेस करते हैं किडनी की मॉर्फोलॉजी स्कैन और सरफेस एनाटॉमी। बाकी DTPA डेप्टा में हमारे पास क्या है, डाईथाइलिन ट्राइअमाइन पेंटा एसिटिक एसिड, ये इन्वेस्टिगेशन है रीनल परफ्यूजन के लिए। बाकी MAG3 ये 3 जो स्कैन है ना ये हमारे पास किडनी के लिए हम करवा सकते हैं, तीनों का फंक्शन बताया हुआ है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड है MAG3 रीनल परफ्यूजन के लिए और रीनल फंक्शन के लिए हम ये कर देते हैं। बाकी ये मैनेजमेंट क्या करनी है आपने अब रीनल स्टोन की, तो यार मैनेजमेंट में अगर तो एसिडिक स्टोन है तो उसके लिए अल्कलाइजेशन कर दो, एसिडिक को अल्कली से मारो, अल्कली को एसिड से मारो, सिंपल सी बात है। कि हाइपर कैल्शियमी है तो हम उसके अंदर मिल्क इंटेक मतलब कैल्शियम का इंटेक कम कर दो, प्रोटीन डाइट इनके इंटेक कम कर दो, ठीक हो जाएगा बंदा, ठीक है। ताकि मजीद जो स्टोन है ना वो ना बने। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट है, सर्जिकल है। अगर अप टू 5 mm लानत वाला, ठीक है, 5 mm या इससे कम है तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर दो। नॉन डाइलेटेड यूरेटर है, यूरेटर बिल्कुल ठीक पोजीशन में है लेकिन उसको स्टोन है तो फिर कंजर्वेटिव है। अगर लोअर पोर्शन में और प्रोग्रेस कर रहा है मूविंग के ऊपर तो फिर हमारे पास जो है ना वो इनमें। बाकी वो कह रहा है कि अगर ज़्यादा अलामात है तो फिर हम प्लेंटी ऑफ फ्लूइड जो है ना पानी ज़्यादा दे दें। अगर 4 लीटर पानी दो तो 4 mm का स्टोन हो, ये 4 हफ्ते के अंदर ये निकल जाएगा, ईजी है, सिंपल। फिर क्रिस्टलाइजेशन कर दो, मतलब अगर एसिडिसिटी है तो उसको एल्कलाइनाइजेशन कर दो, अगर बेसिक है तो उसकी एसिडिफिकेशन कर दो, सिंपल, एक दूसरे को आपस में मरवा दो। यूरिक एसिड है तो उसका एसिड रोक दो, कैल्शियम ऑक्सलेट है तो एल्कलाइनाइजेशन कर दो, ठीक है। CCU हमारे पास क्या था, यूरिक एसिड कैल्शियम ऑक्सलेट वाले जो स्टोन थे ये हमारे पास एसिडिक थे, इसके लिए हम एल्कलाइनाइजेशन कर देंगे तो हमारे पास सिंपल सा वो ठीक हो जाएगा काफ़ी हद तक। बाकी मेडिकल में अगर वो 6 से 8 mm का, हमने पहले 5 mm तक देखा, अब 6 से 8 mm का स्टोन है तो हम टेम्सोलिन जो है ना वो α1 ब्लॉकर है वो देंगे। वो क्या करेंगे, स्फिंक्टर को रिलैक्स करेंगे, डेट्रोजर की कॉन्ट्रैक्शन करेंगे जो उसके मसल है ना ब्लैडर के, तो क्या होगा, भरपूर जो है ना मरीज़ को दर्द महसूस होगी, उसके बाद एनाल्जेसिया और सामने फ्लूइड देंगे अच्छा सा तो स्टोन वैसे निकल जाएगा α1 ब्लॉकर देने से। बाकी वो कह रहे सर्जिकली एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कर दो, परकुटेनियस नेफ्रोस्टमी कर दो, ये है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ये परकुटेनियस स्किन के ऊपर से जाके हम एक ये हॉलो ट्यूब डालते हैं, यहाँ से स्टोन को पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर अल्ट्रासाउंड से वहाँ पे जाके तोड़ देते हैं स्टोन को तो हमारे पास यूरिट्रोस्कोपी कर दो, मतलब यूरिथ्रा से हम यूरिटर में जाओ, किडनी में जाके हम क्या करेंगे वहाँ से देख लेंगे सारा, और वहाँ पे बैग होता है उसके अंदर डाल के। लेप्रोस्कोपिक अप्रोच है, ओपन सर्जरी में अब खोल दो सारा, पाइलोलिथॉटमी है, एक्सटेंडेड पाइलोलिथॉटमी है, एनाट्रोफिक है, बाकी हमारे पास पार्शियल या कंप्लीट नेफ्रोक्टमी। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव में हमने शॉक वेव डालनी है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, नॉन इन्वेसिव है। स्टोन के ऊपर हम फोकस करते हैं, उसके बाद शुरू करके शॉक डालते हैं, स्टोन के ऊपर फोकस किया, शॉक डाल दी। बच्चों वाली बात है, ये देखो अगर यहाँ पे स्टोन है तो यहाँ पे हमने शॉक मार रहे हैं, ये देख रहे हैं, ठीक है। तो हम मार देंगे तो स्टोन फ्रेगमेंटेशन में आएगा, वो ज़रे ज़रे में रेत की तरह बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। फिर इंडिकेशन किया कंजर्वेटिव में, अगर किडनी में 2 सेंटीमीटर से कम का स्टोन है या, ठीक है, और कब कब हमने एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव, अगर किडनी की हम बात करें तो इसके अंदर अगर हम 2 सेंटीमीटर से कम का स्टोन है तब, ठीक है, और अगर यूरिटर में तो हो तो 1 सेंटीमीटर से छोटा स्टोन है तो फिर हम इसके लिए एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कर सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन क्या है,
यूरेटर की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, तो पहले जेजे स्टंट डालो फिर स्टोन डालना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? जब हम यहाँ डालेंगे वेव तो इसकी वजह से हो सकता है ये यूरेटर जो है ना कंस्ट्रिक्ट कर जाए। तो यहाँ पे पहले हम एक जेजे स्टंट डालेंगे ताकि अगर स्टोन टूटे भी तो ये दोबारा कंस्ट्रिक्ट ना करे। फिर उसके बाद में कंट्रा इंडिकेशन किसके अंदर नहीं करना, आपने एक्स्ट्रा कॉर्पोरेट शॉक वेव नहीं मारनी प्रेग्नेंट के अंदर, या किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उसके अंदर नहीं करें। रिलेटिव अगर किसी को यूटीआई है, ओबेसिटी है, कार्डिक प्रॉब्लम है, डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन है, एनोरिज्म है, ऑर्थोपेडिक एबनॉर्मलिटी, तो इसके अंदर कभी भी हम नहीं करते। नेक्स्ट है परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी। ऊपर से स्किन के ऊपर से जाके हॉलो ट्यूब डाली और वहाँ से हमने स्टोन को ये रिमूव करना है। डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर स्टोन 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव नहीं डाल सकते तो इसके अंदर हम जो है ना वो करेंगे परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी। डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन है, यूटीआई है, हार्ड स्टोन है, ठीक है, तो फिर वो कह रहा है कि अगर किसी को रीनल आर्टरी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, रीनल आर्टरी डिस्ट्रॉय हो सकती है, ऑर्गन डैमेज हो सकता है, कोलोन स्प्लीन वगैरह, ये सारे के सारे। सारी बात आप ट्यूब डाल रहे हो कोई भी इस तरह हॉलो ट्यूब तो वो कहीं भी जाके लग सकती है। ठीक है, तो यहाँ से हम जाके इसको कैथीटर के ज़रिए इंसर्शन करते हैं। नेफ्रोस्टमी जो है ना नीडल हम डालते हैं यहाँ से, और फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस के ज़रिए जो है कैमरे के ज़रिए वायर डाल के डायलेट करके नेफ्रोस्कोपी के ज़रिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड की यहाँ पे रेडिएशन मारते हैं और फिर हम स्टोन को फ्रेगमेंट में करके उसको एस्पायर कर लेते हैं, बाहर खींच लेते हैं अपनी तरफ। ठीक है, ये हमारे पास होती हैं। बाकी वो कह रहे हैं कि हमारे पास अगर फ्रेगमेंटेशन अंदर ही रह जाए तो वो यूरेटर को ब्लॉक कर सकता है। अगर यहाँ से हमने दोबारा ना निकाले तो यहाँ पे हो सकता है कि ये यूरेटर की ब्लॉकेज करवा दे हमारे पास। ठीक है, अगर ये यूरेटर की ब्लॉकेज होगी तो फिर क्या होगा, हमारे पास 6 वीक के अंदर अंदर हमें जेजे स्टंट जो है ना वो लाजमी डालना है। इसी वजह से हमें यहाँ पे जेजे स्टंट डालना है ताकि अगर यूरेटर ब्लॉक ना हो और उसके बाद जब हम ऑपरेशन कर लें तो हम इजीली जो है ना उसको निकाल सकें। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि रिट्रोग्रेड सर्जरी में अल्ट्रासोनोग्राफी में हम क्या करते हैं, नीचे से हम ऊपर जाते हैं अब स्टोन गुर्दे के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर वो कह रहा है हमने क्या करना है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है, 8 FR यूरोस्कोप जो है ना वो डालनी है ब्लैडर से यूरेटर के अंदर, रीनल पेल्वस में इंटर करना है, टिप ऑफ द यूरेटर को रीनल पेल्वस, यहाँ पे टिप को यहाँ पे पेल्वस के अंदर एंटर करना है, यूजिंग इंफ्रारेड रेडिएशन वहाँ पे स्टोन को तोड़ देना है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, यूरेटर फट सकता है। इंडिकेशन क्या है, हार्डर स्टोन है, इंजरी हो सकती है, मल्टीपल स्टोन है तो फिर इसके लिए मुश्किल हो सकती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं रेट्रोग्रेड सर्जरी या यूरेट्रोस्कोपी भी हम इसको कह देते हैं। ठीक है, फिर ओपन सर्जरी में हम पूरा खोल के कम्प्लेक्स अगर स्टोन है निकल नहीं रहा, मल्टीपल कैलिसिस को इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वेरी ओबीस पेशेंट है तो इसके अंदर हम ये प्रोसीजर नहीं कर पाते तो फिर हम उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन सर्जरी में हमारे पास क्या होता है, पाइलो लिथोटमी हो सकता है या एक्सटेंडेड लिथोटमी हो सकती है। यहाँ पे मैंने कुछ पाइलोलिथॉटमी और एक्सटेंडेड इलियोलिथॉटमी के बारे में कुछ लिखा हुआ है। मोरिसन इंसिजन हम देनी होती है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन के ऊपर हमने लिटाना होता है। ठीक है, उसके अंदर ओब्लीग इंसिजन देते हैं 12th रिब, जो आखिरी रिब है ना उसके बिल्कुल ऊपर हमने इंसिजन देना होता है। स्किन एक्सरसाइज करते हैं, सबकुटेनियस टिश्यू, सीरेटस इंटीरियर, एक्सटर्नल ओब्लीग, लंबर फेशिया आ जाता है, इसके बाद इंटरनल ओब्लीग, ट्रांसवर्स फेशिया, पेरिनेफ्रोटिक जो है ना हमारे पास शीट उसको निकालते हैं, फिर किडनी को पील ऑफ करते हैं, एक्सपोज करते हैं किडनी को, वहाँ पे इंसिजन दे के कट लगा के स्टोन को बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारे पास है पाइलोलिथॉटमी। ठीक है, यहाँ पे शायद इसने प्रोसीजर दिया भी हो, आई थिंक सो, कि पाइलोलिथॉटमी यहाँ पे कहीं पे था यार, पता नहीं। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ दी एल्गोरिथम रीनल स्टोन में ये देखो मोरिसन अप्रोच वो कह रहा है हमने देनी होती है। मोरिसन में क्या है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे लिटा के फ्लैक्स उसकी टांगे जो है एक्सटेंड करवा के फ्लैक्स करके उसका लोअर लेग उसके ऊपर वो कह रहा है कि हमने मोरिसन इंसिजन 12th रिब के ऊपर देना है, डाउनवर्ड देना। और यहाँ पे वो देखो सर उसने एक्सटर्नल ओब्लीग, मैंने ये इसको पॉइंट में ओब्लीग इंसिजन देनी है 12th रिब पे, स्किन एक्सरसाइज करना है, सबकुटेनियस टिश्यू, सीरेटस इंटीरियर, एक्सटर्नल ओब्लीग, लंबर फेशिया वो सर। ठीक है, नंबर 2 पे हमारे पास आता है जी एक्सटेंडेड ये है पाइलोलिथॉटमी। ठीक है, एक्सटेंडेड पाइलोलिथॉटमी, अगर स्टोन जो है ब्रांचिंग है, सींगो वाले हैं, स्टेगहॉर्न स्टोन है तो इसके लिए हम पाइलोलिथॉटमी करते हैं। फ्लैप को हम उठाते हैं और पूरे के पूरे स्टोन को जो है ना रिमूव कर देते हैं, ट्रांसवर्स इंसिजन इसके अंदर हमने देता होता है। बस इतनी सी बात जो याद रखनी है। ठीक है, फिर है हमारे पास नंबर 3 पे एनाट्रोपिक नेफ्रोलिथॉटमी। इसके अंदर क्या होता है, वेरी लार्ज और कम्प्लेक्स स्टोन के लिए हम इसके अंदर करते हैं। ठीक है, मोबिलाइज़ करते हैं पूरी किडनी को, हाइलम की स्लिंग को उठा के वहाँ से हम जो इंटीरियर और पोस्टीरियर आर्टरी जो है ना मिलती है उसको इंसाइज करके ब्रॉड लाइन के ऊपर हम करते हैं। लास्ट में नेफ्रोस्टमी है, जब मल्टीपल स्टोन हो तो पूरे की पूरी किडनी को पार्शियल भी कर सकते हैं, कंप्लीट भी कर सकते हैं। यूरिटेरिक स्टोन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी।
इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास यूरेटर के अंदर जो स्टोन है ना, पेरास्टाल्टिक मूवमेंट इन दी यूरेटर जो है ना वो बार बार यहाँ पे कुड़च कुड़च हो रही है, जिसकी वजह से दर्द होगी अपर 1/3 में, मिडिल में और लोअर में। मैंने बता दिया अपर में अगर होगी तो उसकी लेबिया मेजोरा और टेस्टिस के ऊपर होगी, ठीक है। अगर लोअर 1/3 में दर्द है तो उसकी कहाँ पे होगी, पूरी पेरिनियम के ऊपर दर्द होगी। 90% जो है ना वो खुद ब खुद जो है ना यूरेटर से पास कर जाते हैं, लेकिन जो रह जाते हैं उसको सर्जिकल इंटरवेंशन के जरिए करना होता है। पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन के ऊपर स्टोन हो सकता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ कहाँ पे हो सकती है, पेल्विक यूरेटेरिक यहाँ पे जंक्शन के ऊपर, इलिक वेसल जब क्रॉस कर रही होती है वहाँ पे 5 जगह पे यानी आपका हो सकता है। फिर जहाँ पे मेल की वाज डिफरेंस होती है उसकी टेस्टिस वाली वो, फिर जहाँ पे हमारे पास इंट्री हो रही है ब्लैडर के अंदर इस जगह पे, यहाँ पे, फिर जहाँ पे वो ओपन हो रहा है यहाँ पे, ये 5 जगह हैं हमारे पास जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। सवेर क्लोआकी एब्डोमिनल पे मरोड़ वाली पेन उठेगी, ठीक है। यहाँ पे उसने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है स्टेंगरी पेन, ठीक है। जो इसके अंदर क्या होगा, फ्यू यूरिन ड्रॉप जो है ना वो पास करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास साथ में जो है ना वो हल्के हल्के कतरे पास होते रहते हैं। उसको वजह क्या है, स्टोन उसको रोकता है, फिर स्टोन थोड़ा हिलता है तो पेशाब के कतरे आना शुरू हो जाते हैं। हीमाचूरिया ब्लड आएगा, अल्ट्रासाउंड एक्सरे IU के UV करवा लोगे तो आपके पास डायग्नोसिस बन जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। मेन इन्वेस्टिगेशन में नॉन कंट्रास्ट CT करवा लो, ऑब्जर्व करो सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए, अगर बहुत ज़्यादा दर्द एनाल्जेसिया दे दो, रीनल इंसफिशिएंसी या हाइड्रोनेफ्रोसिस। सर्जिकल इंटरवेंशन में क्या, अगर स्टोन जो है ना प्रॉक्सिमल रीजन में है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मतलब शुरू वाले एरिया में अगर स्टोन है, अगर 10 mm से छोटा है तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी करवा लो। अगर 10 mm से बड़ा है तो फिर आप उसके अंदर यूरिट्रोस्कोपिक स्टोन, मतलब यूरिट्रोस्कोपिकली जाके उसको स्टोन को वहाँ से पाड़ के और वहाँ से निकालना होता है। अगर डिस्टल रीजन के अंदर है, मतलब अब एंड वाले जहाँ पे ब्लैडर में एंट्री हो रही है, 10 mm से कम है, ये बड़ा है, आप इसके अंदर यूरिट्रोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी जो है ना वो स्टोन रिमूवल करोगे। फिर उसके बाद अगर ना हो रहा तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। अल्ट्रासाउंड जेजेस्टन डोमिना बास्केट टेक्निक होती है, जिसके अंदर हमने बास्केट डाल के तो इसके अंदर हम निकालते हैं। ये हमारे पास होती है जी बास्केट, हमने यूरेटर के अंदर से जाना है, ऊपर 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 जाना है, ऊपर जाकर हमने बास्केट खोल के इसको वापस लेके आना है। तो जब वापस लेके आएंगे तो ये बास्केट के अंदर स्टोन फंस गया सारे का, अब इसको प्रॉपरली खींच लेंगे। तो बड़ा अच्छा खूबसूरत सा प्रोसीजर है जिसे कहते हैं डॉर्मिया बास्केट जो है ना प्रोसीजर, ठीक है। बाकी ये होता है पुश बैकेट टेक्निक होती है, ठीक है, नीचे से ऊपर जाओगे वहाँ पे जहाँ पे लिथोर्मी वहाँ पे एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मार देंगे। अल्ट्रासाउंड एंडोस्कोपिक पास करके यूरिथ्रा में ब्लैडर से बाकी वगैरह रीनल पेल्विस की अंदर करके रिजिड, और हमारे पास फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपिक होती हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हम कर सकते हैं। और जे स्टंट लाजमी डालना है वरना यूरिटर जो है ना वो कंस्ट्रिक्ट कर सकता है अगर स्टोन की वजह से कंप्रेशन हो रही है। तो ओपन सर्जरी में प्रॉक्सिमल पोर्शन और डिस्टल पोर्शन, अगर प्रॉक्सिमल पोर्शन में है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फेनेस्ट्रियल जो है ना वो इंसिजन देनी होती है, उसके बाद जो है ना इसको रिमूव करना होता है। डिप्सन इंसिजन जो है ना डिस्टल एंड के ऊपर हमने देनी होती है, बाकी नाम ही बस याद करनी है। बाकी स्किन सबक्यूटेनियस एक्सटर्नल ओब्लिक ट्रांसवर्स एब्डोमिनस डिवाइड करना है, फिर पेरिटोनियम एक्सपोज होगी, मीडियली रोटेट करना है, और यूरिटर को जो है ना वो हमने देख लेना है। तो ये हमारे पास है। अगर आप ये UQ भी आया हुआ कि अगर हमने जाना है एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से, ठीक है, तो वहाँ से हमारे अबाव जो है ना उसकी 1 सेंटीमीटर अबाव हमने इंसिजन दे के तो वहाँ से निकालना है स्टोन। तो कौन कौन सी चीज़ें आप प्रेफर, ऊपर स्किन है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, एक्सटर्नल ओब्लिक है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है, उसको डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास पेरिटोनियम एक्सपोज हो जाएगी, फिर उसको मीडियली रोटेट करेंगे तो हमारे पास यूरिटर नज़र आ जाएगा। ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। लास्ट में जी रीनल इन्फेक्शन और रीनल कार्सिनोमा। अगर तो ये इन्फेक्शन हो गया जिसे हम कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस, मतलब पस है, इन्फ्लामेशन है रीनल पैरेकाइमा में, पायोनेफ्राइटिस में अगर पस है तो पायो है, पाइलो में अगर क्या है इन्फ्लामेशन है तो उसको हम पाइलो कहते हैं। ये हमेशा मेरे से गलती होती थी, ठीक है। तो पाइलो और पायो में हमारे पास फ़र्क पता होना चाहिए। पाइलो में इन्फ्लामेशन है, पायो में पस है, और रीनल कार्बंकल के अंदर, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर अपसेस आ सकती है। बाकी पेरीनेफ्रेटिक अपसेसिस में कैप्सूल के इर्द गिर्द अगर पस आ गई है ना तो इसे कहेंगे पेरीनेफ्रेटिक, नेफ्रॉन के इर्द गिर्द जो है ना हमारे पास पस आ गई है। पाइलोनेफ्राइटिस इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास रीनल पैरेकाइमा में कैसे होती है, मेटोजिनस भी हो सकता है, ब्लड के जरिए आ सकता है, या फिर असेंडिंग इन्फेक्शन में जिसको UTI हुआ हुआ है, पेशाब का इन्फेक्शन है तो वो ऊपर जाके गुर्दे के अंदर पाइलोनेफ्राइटिस कर सकता है, ठीक है। अब ब्लड में कैसे, अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस है तो टॉन्सिलाइटिस से वो इन्फेक्शन आता है उसके जो है ना वो गुर्दे के अंदर आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है कौन सी जो है हमारे पास करनी है, जो हमारे पास पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, तो इकोलाई सबसे ज़्यादा और प्रोटीस, ये 2 चीज़ें हैं मशहूर हैं। पाइलोनेफ्राइटिस में सोज जो है ना वो हमारे पास क्या हो, एम्फिजीमिएटिस हो सकती है या
जेंथन ग्रैनुलोमा की फॉर्म में हमारे पास हो सकती है। ई कोलाई और डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं ना, इनके अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा देखी गई है, ठीक है, जो हमारे पास ये होती है, ठीक। अब इसके साथ वो कह रहा है कि हम एक्सरे करवा लेना तो आपको एयर अंडर जो है ना वो अराउंड दी किडनी जो है ना मिल जाएगी, और रिंग ऑफ एयर आपको अगर मिल रहे हैं तो हमारे पास एम्फीजीमिएटिस होगी। जेंथोग्रेनुलोमा में हमारे पास प्रोटीज सबसे ज़्यादा का है, यहाँ पे इकोलाई है, यहाँ पे प्रोटीज है। बस ये नाम याद करने, जेंथोमा सेल जो है ना वो रिनल कैरन में फोमी अपीयरेंस मिलती है, लिपल डेडन अपीयरेंस आपको मिल जाएगी ईजीली, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना वो फ्लैंक पेन, फीवर, वोमिटिंग, मोर्टेलिटी, फ्लैंक पेन, फीवर होगा, स्टेग हॉर्न कैनुलाई आपको मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है, नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन में यूरिन एग्जामिनेशन कर लोगे, यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी कर लोगे, एक्सरे अल्ट्रासाउंड ये कर लोगे। फ्लैंक पेन के लिए हमारे पास किन किन में होती है, अपेंडिसाइटिस में होती है, पाइलोनेफ्राइटिस में होती है, डाइवर्टिकुलाइज में होती है, और कोलिसिस्टाइटिस के अंदर हमारे पास फ्लैंक पेन होती है। ये मैंने आपको टिप दे दी है, ठीक है, ये आपको होपफुली याद रह जाएगा कुछ ना कुछ। बाकी इसकी जो है ना वो कह रहा है कि एंटीबायोटिक साथ में दें, सेफ्लोस्पोरिन हो गया, अमाइनोग्लाइकोसाइड दे देंगे। पायोनेफ्राइटिस पस इन रीनल पैरेन्काइमा में इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, इन्फ्लामेशन, यूरिन में प्रूलेंट डिस्चार्ज होगा, लॉस ऑफ द किडनी फंक्शन होगी, ट्रीट इमीडिएटली कर लो, स्टोन इसके अंदर आती हैं। बाकी फीवर है, इन्फेक्शन है, एनीमिया है, ठीक है, स्वेलिंग इन दी ग्रोइन रीजन जो ना आपको होगी, यूरिन आरी करा लो, कल्चर करा लो, सिंपल सी बात है, सारी माइक्रो है इसके अंदर, ठीक है। परकुटेनियन नेफ्रोस्टमी कर लो या ओपन नेफ्रोस्टमी कर लो तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी रीनल कार्बंकल में एब्सेस इन दी रीनल कॉर्टेक्स, इसे हम रीनल हिमेटोजीनस स्प्रेड हो सकता है। अगर इम्यूनो कंप्रोमाइज है तो वहाँ पे टेंडर स्वेलिंग हो सकती है। बाकी अल्ट्रासाउंड, सीटी और गाइडेड वगैरह वो सारे कर लेंगे। पेरीनेफ्राइटिस एब्सेस मतलब गुर्दे के इर्द गिर्द जो है ना वो एब्सेस है, रीनल कार्बंकल और फेशिया के अंदर। रीनल एब्सेस, पायोनेफ्राइटिस, अपेंडिसाइटिस, हिमेटोजीनस एब्सेस हो सकती है इसके अंदर। पैरानेफ्रेटिक एब्सेस में स्विंगिंग जो है ना वो एब्सेस आप इसको हम कहते हैं। पायरेक्सिया जो है ना वो बुखार होगा कभी नहीं, फीलिंग एलिवेटेड होगा, फिक्स डायाफ्राम होगा। बाकी सांस शेडो ऑन दी एक्सरे आपको मिल जाएगा, अल्ट्रासाउंड सीटी करवा लोगे, बाकी आपके पास वही चीज़ें हैं। तो ये हो अभी तक 1 घंटा 15 मिनट की वीडियो बनी है जो मैंने आपको बताया। रीनल एंड पे रह गया हमारे पास ट्यूमर, तो ये हमारे पास एडिनोमा एंजियोमा हो सकते हैं, ये हमने मेडिसिन के अंदर भी पढ़े हैं नेफ्रो वाले में। विलियम ट्यूमर हो सकता है, ग्रेविट्स ट्यूमर हो सकता है, ट्रांजिशनल और स्क्वेमस सेल। विलियम बच्चों में होता है जिसे हम नेफ्रोब्लास्टोमा कहते हैं, पैथो में अंदर भी पड़ा था। इसके अंदर WT1 की जो म्यूटेशन हो जाती है, ब्लास्टोमल, स्ट्रोमल या एपिथेलियल होता है। क्लिनिकल फीचर में प्लैंक पे नहीं मौजूद, सब में कॉमन है। अल्ट्रासाउंड सीटी एब्डोमेन करवा लो। स्टेजिंग में स्टेज 1 2 3 4 है। 1 में अगर वो किडनी तक रहे, 2 में अगर वो यूनिलेटरल ट्यूमर है, स्टेज 3 में अगर वो मिड लाइन को क्रॉस कर लिया, और स्टेज 4 में वो फैल जाता है। ट्रीटमेंट क्या है, रेडिकल नेफ्रोक्टमी, पूरे का पूरा निकाल दो, जहाँ पे रेडिकल का लफज आ जाए पूरे का पूरा निकालना है। बाकी कीमोथेरापी में एंटीमाइसिन डी, डॉक्सीरूबिसिन, या पार्शियल नेफ्रोक्टमी में अगर दोनों तरफ है हमारे पास, ठीक है। रीनल सेल कार्सिनोमा, ग्रेविट्स ट्यूमर में हमारे पास क्या होता है कि इसको रीनल सेल कार्सिनोमा को दूसरा नाम है हाइपर नेफ्रोमा भी कहते हैं। रीनो कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन है हमारे पास। स्मोकिंग है, रीनल फेलियर, पॉलीसिस्टिक किडनी है। बाकी वो कह रहा है कि वॉन हिपल लिंडल सिंड्रोम इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं, पेंक्रियाटिक के अंदर कुछ भी नहीं है। स्प्रेड डायरेक्ट है, रीनल वेन में है। हिमाचूरिया, ड्रैगिंग पेन, ये आप खुद भी कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बोनी पेन है, परजिस्टेंट पायरेक्सिया, हाइपर टेंशन है, एरिथ्रोपोइटिन बहुत ज़्यादा रिलीज होगा जिसकी वजह से उसको जो है ना वो खून गाढ़ा हो जाएगा। यूरिन एग्जामिनेशन कर लोगे, खून आएगा। अल्ट्रासाउंड करवा लोगे इंफीरियर में, गोल्ड स्टैंडर्ड इसका कंट्रास्ट सीटी है, MRI है, एक्सरे है, बोन स्कैन है बोनी मेटास्टेसी में। X0, X1, T1, T2 वो ये अगर SS नहीं हो रहा तो XTX है। T0 में अगर वो एविडेंस नहीं मिल रही, अगर वो 7 सेंटीमीटर से छोटा है तो T1 है। अगर वो ट्यूमर लेस देन 4 लेकिन लिमिटेड टू द किडनी है तो वो T1 ही है। अगर 4 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर के ग्रेटर डायमेंशन में तो T1B है। 7 सेंटीमीटर से बड़ा तो T2 है, T2 से ग्रेटर देन 7 बाकी 7 के साथ ही यानी इसका सारे का सारा है। रीजनल NX है, M1 में अगर M0 में अगर नो मेटास्टेसिस, M1 में अगर मेटास्टेसिस है। अगर रीजनल लिम्फ नोड एक्सेस नहीं हो रही तो NX है। N1 में अगर वो एक्सेस हो रहे हैं मेटास्टेसिस, नो रीजनल लिम्फ नोड। 2 में सिंगल, 3 में मोर देन सिंगल लिम्फ नोड है। बाकी वही क्लासिक ट्रीटमेंट में क्या है, लोकलाइज्ड जीरोटा फेशिया इसके अंदर आपने बस देखना होता है, ठीक है। इसमें वही है कि हमारे पास रेडिकल नेफ्रेक्टमी जो है ना वो कर देने अगर T1, T2 और T3A तक हो, यहाँ तक अगर आपको मिल रहा है या ये वाली सारी क्लासिफिकेशन में 4 से 7 इसके दरमियान कहानी मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, मास एक्सीजन कराएंगे, जीरोटा फेशिया, एड्रिनल ग्लैंड वो सारे को निकाल के पैरायोटिक के अंदर होगा। लेप्रोटमी नेफ्रोटमी कर देंगे, ठीक है। लेप्रोस्कोपिक नेफ्रोक्टमी, पार्शियल नेफ्रेक्टमी कर देंगे अगर 4 सेंटीमीटर
स्टेज 3 यहाँ से अब यहाँ तक जो अगर ट्यूमर है तो इसके अंदर बिलो एंड अबव डायफ्राम रिस्पेक्टिवली वो कह रहा है कि इन्वॉल्व है, तो रिमूव करेंगे थ्रोम्बस को, ट्यूमर को पूरे के पूरे रिमूव करेंगे। स्टॉप करेंगे हार्ड कार्डिक बाईपास फॉर दी एक्सपोरेशन ग्रेटर वेसल एंड बाकी कार्डियोथोरेसिक सर्जन जो है ना वो रिक्वायर्ड होता है, कार्डियोप्लेजिया हो सकता है क्योंकि इस दौरान हार्ट अपना बीटिंग बंद कर सकते हैं। T4 की अगर स्टेज है ये लास्ट वाली, तो इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास रेडिकल पूरी की पूरी हमें निकालनी पड़ती है, बाकी वो कार्सिनोमा सेल कार्सिनोमा इन्फ्लामेशन ट्यूमर होती है। नेक्स्ट यूरिनरी ब्लैडर है, तो आई थिंक ये नेक्स्ट वीडियो में हम करें तो बहुत अच्छा होगा, अभी मैं थक चुका हूँ, ठीक है, और इसको अपलोड करने में मुश्किल होगी। थैंक यू।